हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के बेटा। तो आई होप सब लोग मज़े में हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपना लाइफ का फेज, पढ़ाई को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो सर क्या इंजॉय कर रहे हैं सर? प्रेशर बहुत है, 2 महीने में जेई मेन है और क्रैश कोर्स के लिए हमने इनरोल किया है। पता नहीं सफिशिएंट होगा या नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा इस समय दिमाग में। तो वो सारी चीज़ें एड्रेस करेंगे, एक एक करके करेंगे सारी चीज़ें डिस्कस। बट बिफोर वी स्टार्ट एक बार मैं क्विकली अपने बारे में बता देता हूं, क्योंकि आज पहला लेक्चर है। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है मुझे नहीं जानते हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो मुझे कहीं किसी लेक्चर में या फिर कहीं यूट्यूब पर। तो बच्चों, मेरा नाम तरुण खंडेलवाल है और आपके जैसे बच्चों को मेरे को पढ़ाते हुए, मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं, काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 12 साल हो गए हैं मुझे आपके जैसे बच्चों को जेई की प्रिपरेशन कराते हुए। राइट, मैं आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ। 2006 में मैंने आईआईटी दिया था एंड 2010 में मैं पास आउट हुआ। जेई में ऑल इंडिया रैंक 289 आया था मेरा। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा रैंक आ पाया। मेहनत तो देखो बच्चों सभी लोग करते हैं, बट रैंक लाना एक अलग ही कला होती है। पहले भी मैं ये काफ़ी बार बोल चुका हूँ, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इस समय आप लोगों के दिमाग में कि भाई क्या सर इनफ रहेगा, क्या 2 महीने में हम कर पाएंगे? लोग तो 2-2 साल करते हैं। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को दूंगा एक एक करके। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट हम लोग इस डिस्कशन के लिए रखेंगे और उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे, पूरा आपको प्लान में बताऊंगा। ठीक है भाई, चलिए। तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बता दूं आपको। सबसे पहले तो देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जेई के लिए लोग 2 साल प्रिपरेशन करते हैं और हमारे पास 2 महीने ही है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने एटलीस्ट 12th तक का बोर्ड्स लेवल तो पढ़ा हुआ है स्कूल में, राइट? तभी आप लोग यहां बैठ के क्रैश कोर्स देख रहे हैं। तो आप लोगों को ये मत समझिए कि 2 साल का सिलेबस आपको करना है 2 महीने में। नहीं, आपको उसका एक काइंड ऑफ रिवीजन करना है जो आप बोर्ड्स में पढ़ चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको जेई से रिलेटेड ट्रिक्स सीखनी है। तो क्या 2 महीने इनफ है उस चीज के लिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। पॉसिबल है बेटा 2 महीने में क्रैश कोर्स करके भी जेई मेन निकाले हुए हैं लोगों ने। बट हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे बोर्ड्स लेवल, एनसीईआरटी लेवल जो आपको आता है, उसको आप जितना जल्दी से जल्दी रिवाइज करके रखेंगे आपको इन लेक्चर्स में बेटा, उतना फायदा होगा। उतनी जल्दी आप थ्योरी समझ पाएंगे, उतनी जल्दी आप प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे, उतनी जल्दी पीवाईक्यू सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि फंडामेंटल जो नींव है वो वही है बेटा, एनसीईआरटी या फिर बेसिक जो आपका स्कूल लेवल है वही नींव है। तो अगर वो आपका नींव स्ट्रांग है तो उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना आपको इजी हो जाएगा, 2 महीने में बना पाओगे। नहीं तो पहले बिल्डिंग बनाने में, नींव बनाने में, इस फाउंडेशन बनाने में ही रह जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं कि जितना तुमने 12th में पढ़ा है या 11th का जो आधा अधूरा आता है, उतना पढ़ के रिवीजन अपने टाइम जब भी मिल जाए आप रिवीजन करके बैठिए और एक एक मिनट को अच्छी तरह यूटिलाइज करना है। अगले 2 महीने के बहुत प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास कि यार ये मेरा क्लास टाइम है, क्लास टाइम नहीं होगा तो ये मेरा टाइम टेबल है, इस तरह से मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, इस तरह से मेरा प्लान रहेगा। तो वेस्ट टाइम करने के लिए अब नहीं है, 2 महीने ही है हमारे पास, बट 2 महीने में किया जा सकता है अगर आप ढंग से करेंगे। तो हम जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 महीने में इनफ सिलेबस कर लेंगे कि आपका जेई मेन 99 परसेंटाइल आ सकती है। अगर आपका बस बेटा साथ चाहिए उसमें, दैट इज एफर्ट तो देखो तुम्हें ही करना है। मैं तो आपको बस करवा दूंगा, पढ़ा दूंगा, बता दूंगा कि भाई ये चीजें होती हैं, ऐसे सॉल्व होता है। बट अल्टीमेटली जब तक खुद पेन नहीं घिसोगे उसमें, तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। देखो, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये तुम लोग जानते हो कि मैथ्स में प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं भी आपको यहाँ प्रैक्टिस ही कराऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़े बहुत फॉर्मूला, थोड़े बहुत ट्रिक्स बता दूंगा, बट अल्टीमेटली तो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है ना हमको। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्फ प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। सिर्फ ये नहीं सोचेंगे यार वीडियो देख लिया हो गया काम, अब तो मेरा जेई हो जाएगा। नहीं, वीडियो देखना तो नंबर 1 स्टेप है। ये समझ लीजिए 3 स्टेप हैं आपकी जेई की प्रिपरेशन में। नंबर 1, क्लासेस अटेंड करना, वीडियोस को देखकर थ्योरी समझना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखना। और नंबर 2, उन स्किल्स जो आपने सीखी हैं उनको इंप्लीमेंट करना या उन्हें एग्जीक्यूट करना खुद से प्रैक्टिस करके। एंड फाइनली नंबर 3 क्या है फिर सर? नंबर 3 बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली देना है एक टेस्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस टेस्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर प्रैक्टिस टेस्ट क्यों दें सर, सीधे दे देंगे ना जेई मेन। नहीं बेटा, प्रैक्टिस टेस्ट दे के जितनी गलतियां कर सकते हो कर लो, ताकि अल्टीमेटली जेई वाले दिन कम से कम गलतियां हो आपसे। तो प्रैक्टिस देना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है भाई। देखो, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स बन गए, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, आज भी प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? इन्हें क्या जरूरत है? ये तो जाके सीधे मैच खेल लें। क्योंकि बेटा हो सकता है कि आप पेपर से पहले या एग्जाम से पहले या मैच से पहले वो लोग कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, तो उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना बातों से नहीं होता, एग्जामिनेशन देकर ही होता है, प्रैक्टिस करके ही होता है पेपर से पहले। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 चीजों का ध्यान रखिए, ये 3 चीजें आपने करनी है।
ठीक है भाई, तो चलिए, तो आई होप बच्चों आप लोग समझ गए हैं कि पॉसिबल है ये करना। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लाइफ में जो सोचोगे ना वही होगा तुम्हारे साथ। ये फैक्ट है बेटा लाइफ का, जो आपने ठान लिया या फिर पॉजिटिविटी से भर दो अपने आप को, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये जब भी ये थॉट आए यार शायद नहीं हो पाएगा यार, बहुत कम टाइम है, तो बोलो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब और लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकती हूँ। इस तरह से सोचना है अपने को, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखना है और लगे रहना है। अब जब आप करेंगे, लगे रहेंगे, तब भी आपके अड़चने आएंगी रास्ते में। ऐसा नहीं है कि आपने ठान लिया और अब सब बढ़िया स्मूथ चलेगा, नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई बात नहीं। जितनी प्रॉब्लम आ रही है, मैं कह रहा हूं 60% 70% जितना भी हो पा रहा है उसको लेके आगे बढ़ते जाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जेई की प्रिपरेशन ऐसे नहीं होती, मैं एक चीज में 100% जब तक महारत नहीं हासिल कर लूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा, अगले चैप्टर पे नहीं जाऊंगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप धीरे धीरे करके ही बढ़ पाएंगे। 60-70% चीज आज समझिए, जो समझ आ गई प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अगर 70% भी चीजें समझ आने लग गई एक चैप्टर से, आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर सकते हैं। धीरे धीरे वो 70% से 10% और आपने लास्ट के 8-10 दिन में रिवीजन करके टेस्ट करके इंप्रूव कर लिया, तो 70% अगर एक पेपर एक चैप्टर हमें आता है, मोर देन इनफ है सीबीएसई सॉरी जेई मेन के लिए। ठीक है भाई, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं होती, बस लगे रहना होता है। फिनिश लाइन तक पहुंचना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचते, आधे में छोड़ देते हैं। तो अपने को आधे में नहीं छोड़ना। ये समझ लीजिए अगले 50 दिन 40 दिन जितने भी हमारे पास 2 महीने हैं, उनको बिल्कुल हमने झोंक देना है पढ़ाई के लिए। और सब कुछ बेटा साइड में रह सकता है, आपकी मस्ती मजाक, टीवी, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, दोस्ती यारी, मूवीज देखना, घूमने जाना, ये सब चीजें बेटा पूरी लाइफ पड़ी है करने को। अगले 2 महीने सिर्फ आप अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा या मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी, और सिर्फ ब्रेक लेने के लिए बीच में कुछ टाइम पास करने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, उतना ही बस मेरा रिक्रिएशनल टाइम होगा। बाकी सारा टाइम दिन में डिवोटेड रहेगा पढ़ाई के लिए। सर कितने घंटे पढ़ने हैं, ये सबसे फेमस सवाल है कि सर कितने घंटे पढ़ने हैं। तो भाई देखो, इस समय तो ये समझ लो कि तुम्हें बस सोना है, लगभग 7 घंटे सोना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा खाना पीना, डेली को चोर्स जो आपके होते हैं, नहाना धोना एंड ऑल, सो इन चीज़ों के अलावा जितना भी टाइम है हमें पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटना है। ये नहीं कि अरे सर ने बोल दिया 12 घंटे, अब तो मैं सुबह 8 से रात के 8 बजे ही उठूंगा, नहीं। आपने अपनी सिटिंग्स के आवर्स बनाने हैं। मान लीजिए आपको 1 घंटे बैठ के ही कुछ होने लग जाता है कि नहीं यार अब तो उठना पड़ेगा, दिमाग फोकस नहीं कर पा रहा, तो आप 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। उसको 10 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर 1 से 1.5 घंटा करिए, 1.5 से 2 घंटा करिए अगले वीक। मतलब इफेक्टिवली आपका एम ये होना चाहिए कि हम 3 घंटे लगातार सिटिंग कर पाएं और इफेक्टिव पढ़ाई कर पाएं। ये नहीं कि सर हम तो बैठ जाते हैं 10 घंटे भी। अबे 10 घंटे बैठने के बाद उसमें से इफेक्टिवली पढ़ाई कितनी करते हो, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो हमें इफेक्टिवनेस के पीछे भागना है। हमें ये देखना है कि यार 3 घंटे जब मैं बैठा हूं तो क्या मैं बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ाई कर पा रहा हूं या नहीं। इफ द आंसर इज नो, तो हमें 3 घंटे नहीं बैठना है, कम बैठ के 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर बैठना है। और अल्टीमेटली एम ये करना है कि हमारा 3 घंटे फोकस के साथ बैठने का शेड्यूल बन जाए। तो अगर आप 1 घंटे पे अभी आधा घंटा करके बढ़ाइए, 2 पे हैं फिर आधा घंटा करके बढ़ाइए 1 वीक में। तो ऐसे करके हमें अचीव करना है कि 3 वीक के अंदर हम 3 घंटे की सिटिंग लेने के लायक बिल्कुल बन जाए। क्योंकि हो सकता है शुरुआत में अभी नहीं बैठ पा रहे हो इतना, क्योंकि आदत नहीं है सर लंबे घंटे बैठ के इतना फोकस करके इतने स्ट्रेस में पढ़ाई करना, इतनी चीजें समझना। तो वो अचीव करना है। क्यों अचीव करना है सर, 3 घंटे ही क्यों अचीव करना है? क्योंकि बेटा पेपर देना है 3 घंटे का, तो 3 घंटे दिमाग दौड़ाना तो तुम्हें पड़ेगा लगातार बैठ के, क्योंकि वरना एग्जाम में भी तुम्हारा यही हाल होगा। तुम्हें एग्जाम में भी लगेगा कि यार बस कुछ हो रहा है, उठ जाता हूँ, अब 5 मिनट के लिए ब्रेक ले आता हूँ। तो वहां पे वो पॉसिबल नहीं होगा, तो दिमाग काम करना बंद कर देगा उसके बाद। इसलिए 3 घंटा पहुंचना है अपने को पर सिटिंग। उसके बाद ऐसी सिटिंग दिन में 3-4 सिटिंग अगर आप ले पाए, 4 सिटिंग कर पाए, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। क्लासेस भी होंगी आई नो, उसके अलावा जितना टाइम मिले, देखो दिन में 24 घंटे हैं, इसीलिए बोला टाइम टेबल बनाओगे तो समझ आ जाएगा कि कहां कहां टाइम बच सकता है। ठीक है भाई, चलिए एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, थोड़ा सा थियोरी से रिलेटेड आ जाते हैं, या पढ़ाई से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं, मैथ से रिलेटेड, स्पेशली मैथ सब्जेक्ट जो हम करने वाले हैं। तो बेटा हम 40-50 दिनों में लगभग 2 महीने के अंदर इस सिलेबस को खत्म करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। बहुत बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर आप जो ये दे देंगे ये तो हमें मिल ही जाएगा पीडीएफ, तो क्या हम अपने नोट्स बनाएं या ना बनाएं? देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आपके पास 2 नोटबुक्स होनी चाहिए। देखो अगर आप 2 साल वाले बैच होते तो मैं आपको बिल्कुल बोलता कि यार प्रॉपर नोट्स बनाओ, बट अब समय बहुत कम है, तो हमें क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स में क्या क्या जाएगा? सर जो भी आपने ट्रिक बताई
जो भी ट्रिक बताई वो जाएगा शॉर्ट नोट्स में कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, वो सारी जाएंगी उसके अंदर। जो भी फॉर्मूलेज हैं सारे जाएंगे, जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी ट्रिक्स हैं, और जो भी क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट बताना पड़ जाता है, थ्योरी बतानी पॉसिबल नहीं होती, उसकी एप्लीकेशन हो रही होती है। फॉर्मूला तो यही है a+b², बट उसकी एक एप्लीकेशन बड़ी बड़ी आई क्वेश्चन के थ्रू, तो उस क्वेश्चन को भी आपने जरूर नोट करना है, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है बेटा जेईई मेन के पेपर में एज इट इज नोट्स के सवाल आ जाते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे। तो हमें उन क्वेश्चंस को बड़ी सीरियसली लेना है कि जो भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं उन्हें भले ही नोट्स नोटबुक में ना लिखो, बट रिवीजन करते वक्त उनका एक एक क्वेश्चन जरूर तुम्हें सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं उनमें से ही क्वेश्चन उसी के आसपास तुम्हारे बन जाएंगे। साल फर्स्ट जेईई मेन में भी ऐसा ही हुआ है, सीधे सीधे क्लास नोट्स की चीजें उठकर आई हैं, मेरी नहीं, सभी टीचर जो पढ़ाते हैं, बहुत ही कॉमन चीजें आई हैं। तो जो लोग रिवीजन ढंग से करके गए थे, नोट्स का चार्ट रखे थे, नोट्स बिल्कुल रटे हुए थे उन्हें, अरे ये सर ने बताया हुआ है क्लास में, उन्होंने तो देखते ही टिक कर दी आधे से ज्यादा चीजें। तो वो हमें अचीव करना है। पूरे पूरे नोट्स बनाने का समय नहीं है, पीडीएफ आपके पास रहेगा, शॉर्ट नोट्स बनाइए और एक नोटबुक बनाइए अपनी प्रैक्टिस की, ठीक है जी, प्रैक्टिस की। और एक नोटबुक में ये जरूर लिखते जाइए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट लगी, कहां आप फंसे, ताकि जब रिवीजन कर रहे हो तो वो सारी चीजों पे आप दोबारा कर सके। मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 50 सवाल किए, उनमें से 20 में फंसे या 10 में फंसे, 5 में फंसे, उन 5 का नंबर जरूर लिख के रखिए, ताकि रिवीजन के टाइम उन 5 को दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि बाकी 45 किसी काम के नहीं है। 50 में से अगर 10 में फंस रहे हो तो वो 10 ही इंपॉर्टेंट है, 40 तो तुम किसी भी दिन कर लोगे, आज कर पा रहे हो तो 2 महीने बाद भी कर लोगे, क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन और बेटर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है अपने को कि नोट्स का बता दिया मैंने। उसके बाद अब कई बार ऐसा लगता है कि सर रिकॉर्डेड क्लासेस है, हम आपसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, लाइव क्लास में तो सर चैट चलती रहती है। तो बच्चों यहां पर भी चैट का ऑप्शन है, आप चैट पे मैसेजेस लिखिए, मैं डेली हर लेक्चर के बाद चैट पढ़ता हूं। आप लोगों की क्वेरीज जो आ रही होंगी उन्हें एड्रेस भी करूंगा क्लास में, डिस्कस भी करूंगा, जो क्वेश्चंस आप लोग पूछेंगे, चाहे थियोरेटिकल डाउट्स हो या इन जनरल प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स हो, सब चीजें आंसर करूंगा। सो डोंट वरी, जो भी आपको लगे आप चैट पे लिख सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, चलिए, तो ये बातें मेरी तरफ से हो गई कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जो आप लोगों के लिए एज अ क्रैश कोर्स स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करा जाए भाई अब आज का लेक्चर। चलिए, तो फर्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे अल्टीमेट 2.0 क्रैश कोर्स के अंदर। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा हम? तो आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो स्टार्टिंग में हम, ऐसा नहीं है कि सर बहुत ज्यादा तेज तेज भागेंगे, नहीं, मैंने जो आप लोगों के लिए प्लान बनाया वो इस तरह से कि 11th वाले टॉपिक्स हम थोड़ा सा स्लो करेंगे, 12th थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 12th बेटर है। मुझे पता है सभी लोगों की इनफैक्ट 12th बेटर होती है 11th, क्योंकि 11th नेचर में ही टफ है यार। मैथ्स जो है 11th की ज्यादा टफ है, 12th की आसान है, और 12th में हम थोड़े सीरियस भी ज्यादा हो जाते हैं बोर्ड्स के लिए, इसलिए 12th फिर भी कर लेते हैं लोग, बट 11th में मेन प्रॉब्लम होती है। तो हम 11th की जो नींव है उसको थोड़ा धीरे धीरे रखेंगे, फिर हम स्पीड पकड़ेंगे 12th वाले सिलेबस को लेके। चलिए, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक एक चीज पढ़ाऊंगा बेटा, बेसिक से पढ़ाऊंगा एक एक चैप्टर, क्योंकि जो चीजें 2 साल में पढ़ाते हैं उनको 2 महीने में अगर नेचुरली करना है तो कुछ चीजें कट डाउन करनी ही पड़ेंगी। और बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मेन चीजें कट कर देंगे, मेन सारी चीजें बताऊंगा आपको, बट जितना पढ़ के पहले से बैठ जाओगे, जितना पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करके बैठ जाओगे, तुम्हारा फायदा होने वाला है। ट्रस्ट मी, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर तुम ये सोचो अरे सर करा देंगे, हम नहीं पढ़ते अपने आप, तो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। सर तो करा देंगे, बट तुम्हें वो करने में 2 से 4 घंटे लग जाएंगे। बट अगर पढ़ के बैठोगे पहले से, 2 घंटे के लेक्चर में हो सकता है तुम 1.5 में या 2 में ही निपटा दो। तो इसलिए बोल रहा हूं, जो चीजें आती हैं उन्हें पढ़ के बैठो एक बार। आगे आज कोई बात नहीं पढ़ा तो कल से रिवीजन करके बैठिएगा, क्योंकि प्लानर आप लोगों को मिल जाएगा, मिल गया होगा शायद, नहीं मिला तो मिल जाएगा जल्दी। और चैप्टर्स क्या होंगे वो भी हम आपको बता देंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे 11th के कुछ चैप्टर से। तो फंडामेंटल बेसिक मैथ्स में देखो क्या होता है। आज के लेक्चर में हम बहुत हैवी नहीं करेंगे, एकदम से 5th गियर पे नहीं जाएंगे। आज का लेक्चर इजी होने वाला है, क्योंकि बेटा काफी सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये चैप्टर क्या एनसीईआरटी में तो है नहीं, ना 11th में ना 12th में, बट जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या सर इस चैप्टर में बेसिक मैथ में? तो बेटा बेसिक मैथ में अपने को 2-4 चीजें सीखनी है मेजरली। आज हम 2 चीजें सीखेंगे, और कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में 2 चीजें सीखेंगे, राइट। 2 लेक्चर में हम बेसिक मैथ को कवर करेंगे। आज हम करेंगे वेवी कर्व मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेवी कर्व मेथड क्या होता है? अगर तुम्हें आता है तो बेटा फास्ट फॉरवर्ड करके सीधे सवाल लगा लेना, अगर नहीं आता तो पूरा सीख लीजिए क्या होता है। क्विकली बताऊंगा आपको मेथड, और उसके बाद मॉड्यूलस के बारे में सीखेंगे, इक्वेशंस और इनइक्वेशन। तो देखो, इस चैप्टर का नाम बेसिक मैथ है, उतना बेसिक है नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ हो। इसलिए बेसिक मैथ नाम क्यों है सर फिर इसका? तो बच्चों बेसिक मैथ नाम इसलिए है क्योंकि
ये हर चैप्टर में कहीं ना कहीं घुस जाएगा। ये चैप्टर आपका हर चैप्टर में मैथ के कहीं ना कहीं लग जाएगा, इसलिए पहले सबसे पहले करा रहा हूं ताकि कहीं भी यूज हो तो अपने को पता होना चाहिए, हाँ यार ये चीज हमने वहां पढ़ी थी, बेसिक मैथ में मिक्स हो रही है यहाँ पे। तो बेसिक मैथ में डायरेक्टली बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, जेई के अंदर आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, बट मेनली सवाल आते हैं इनडायरेक्टली, राइट। इनडायरेक्ट मतलब जैसे मैंने बताया अलग अलग चैप्टर में मिक्स हो जाएगा ये, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है बेसिक मैथ। तो आज हम ये दो चीजें करेंगे, इन इक्वेशंस, और अगले लेक्चर में हम लॉगरिथम्स पढ़ेंगे, लॉग के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी बेसिक मैथ का पार्ट है, राइट। तो अगर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले लॉग तो रिवाइज करके बैठना अगली बार, ठीक है। चलिए, तो वेवी कर्व मेथड होता क्या है, तो ध्यान से देखिए, वेवी कर्व मेथड फॉर सॉल्विंग रैशनल इनइक्वेशंस, मतलब एक मेथड है जो रैशनल इनइक्वेशंस को सॉल्व कर रहा है। नाउ व्हाट आर रैशनल इनइक्वेशन, सर ये होता क्या है, भला क्या है ये रैशनल इनइक्वेशन, वो भी बताते हैं। देखो, रैशनल इनइक्वेशन, रैशनल मतलब पी बाई क्यू फॉर्म की, तो मान लीजिए 2x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 8 या 4x प्लस 7 कुछ लिख लिया ऐसा, इज ग्रेटर देन 5 सपोज, तो ये क्या हो गई, एक रैशनल इनइक्वेशन हो गई, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में कुछ आ गया, और ग्रेटर देन या लेस का, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये चार साइंस लगेंगे। तो इन इक्वेशन में क्या क्या लगेगा, ये चार साइंस आपके यूज होने वाले हैं इन इक्वेशन में। तो इस टाइप की चीजों को सॉल्व करने के मेथड को हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। ये आपको आना चाहिए क्या होता है। देखो, वेवी कर्व मेथड, पहले तो इस चीज को हम बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले तो सर इसमें कुछ लोग कहते हैं कि सर सीधे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है, हम जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं 2x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 7 होता है इक्वल टू 5, तो आप इसको इधर ले जाते। इनइक्वालिटी में हम ऐसा नहीं करते, बहुत केयरफुली सुनना ये बात, कि इनइक्वालिटी में जब भी वेरिएबल हो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, रादर देन ऐसा कुछ कर सकते हैं, मान लो 3x माइनस 5 अपॉन 3 होता इज ग्रेटर देन 1। अब आप इस 3 को, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला कि भाई अगर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में पॉजिटिव नंबर है, आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर नेगेटिव नंबर होता है, 3x माइनस 5 अपॉन माइनस 7 होता ग्रेटर देन 2 सपोज, नीचे क्या आ गया, -7 आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, तब भी आप कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट देना, ग्रेटर की जगह लेस देन कर देना, और ये -14 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके। सो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहती है, अगर पॉजिटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और साइन पलट जाता है, ग्रेटर की जगह लेस हो जाएगा, लेस की जगह ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, राइट। ये करते हैं हम जब भी नेगेटिव कांस्टेंट होता है। इसके बाद तो ये सॉल्व ही हो गया, 5 उधर ले गए तो x लेस देन -3 आ गया, तो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, राइट। अब इसके बाद क्या होता है सर, अब वेरिएबल अगर आ जाए, जैसे यहां आ गया, ये क्या है, वेरिएबल 4x प्लस 7, सर ना तो ये पता ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव, हो सकता है x को 10 डाल दूं तो पॉजिटिव भी बन जाए, x को -10 डाल दूं तो देखो -40 प्लस 7 नेगेटिव भी बन रहा है। यानी अब 4x प्लस 7 क्या है, इसका साइन नहीं पता मुझे, इसका साइन नहीं पता, तो अब इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल टर्म जिसका साइन नहीं पता इज नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। तो ये बात हो गई सबसे पहले तो कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एक वेरिएबल टर्म को जिसका साइन ही नहीं पता, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको आने से पहले हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, मान लो x-2 अपॉन x-3 सपोज ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है, x-2 अपॉन x-3 ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है। तो अब आप इसमें सबसे पहले क्या करिए, देखो x-2 जब 0 होता, हो नहीं सकता, बट अगर होता तो x2 आता, तो एक पॉइंट यहां 2 बना लो नंबर लाइन पे, और x-3 0 होता तो x3 होता। मतलब मैं ऑब्वियसली, तुम कहोगे सर डिनोमिनेटर 0 कैसे हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो है ही, मैं तो बस उसके पॉइंट्स निकाल रहा हूं, इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे 2 और 3 इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये नंबर लाइन को देखो, ये नंबर लाइन है, 0 मत बना देना, 0 तभी बनाना अगर 0 क्रिटिकल पॉइंट है। अब 2 और 3 बना लिए,
अब सोचो, अगर 3 से बड़ा नंबर डाल दिया, अगर 3 से जस्ट बड़ा कुछ इस साइड नंबर डाला मैंने, से 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, 3.1 जो मर्जी डाल लो, अगर 3 से बड़ा नंबर डालता हूं, देखो यहां डालो, तो ये क्या बनेगा, न्यूमरेटर पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि 3 से बड़ा 4 माइनस 2 पॉजिटिव बनेगा, और डिनोमिनेटर भी 4 माइनस 3 पॉजिटिव बनेगा। तो इसका मतलब LHS जो होगा वो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, इस रीजन में LHS का साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। अब आ जाओ इस रीजन में, 2 और 3 के बीच में कुछ उठा लो, सपोज x को ले लिया 2.5 ले लिया, 2.5 रख के देखो, अब अगर x जो है 2 और 3 के बीच में है, 2.5 ले लूंगा तो ऊपर वाला फिर पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2, तो पॉजिटिव अपॉन 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, तो LHS जो हो गई वो तुम्हारी नेगेटिव हो गई, तो यहां माइनस लगा दिया मैंने, LHS अपनी यहां नेगेटिव हो जाएगी। और अब तुम समझ गए, 2 से इधर कोई नंबर लूंगा, सपोज 1 ले लिया, x लेस देन 2 ले लिया, 1 लेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, फिर से LHS जो है पॉजिटिव बन जाएगी बेटा, यहां पे आके फिर पॉजिटिव बन जाएगी LHS, राइट। तो मैंने क्या देखा कि भाई अगर एक रैशनल फैक्टर है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैं इसे कर नहीं पा रहा x माइनस 3 को, क्योंकि बेटा वो क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है, यहां पॉजिटिव था तो कर दिया, नेगेटिव था तो कर दिया, वेरिएबल में फंस गया, तो मैंने डायरेक्टली देखा कि भाई LHS पॉजिटिव यहां है, इस रीजन में नेगेटिव है, इस रीजन में फिर पॉजिटिव है। मुझे क्या चाहिए LHS, सर मुझे पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, राइट, ग्रेटर देन 0 चाहिए, हम चाहते हैं LHS पॉजिटिव रहे, यानी कि पॉजिटिव का एरिया ये वाला हो गया, और ये वाला रीजन जहां पे LHS क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। सो दिस इज योर आंसर और दिस इज योर आंसर, बोथ ऑफ दीज आर आंसर्स। तो अब इस आंसर को लिखूं कैसे सर, x लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3, देखो वो लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, हम इसको इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, ये -∞ से 2 ओपन ब्रैकेट, ओपन क्यों है सर, क्लोज क्यों नहीं है, सब बताऊंगा। ओपन क्लोज ब्रैकेट सबको पता है ना भाई, ओपन क्लोज ब्रैकेट के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। अगर 2 to 4 ओपन लिखा है मतलब 2 and 4 इंक्लूडेड नहीं है, अगर 2 to 4 क्लोज लिखा है मतलब 2 और 4 के बीच में लेना है, 2 या 4 भी हो सकता है। अगर ऐसे दे दिया, एक जगह क्लोज्ड एक जगह ओपन, इसको क्लोज इसको ओपन बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट को ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज, तो इसका मतलब है 2 से 4 के बीच में तो सब होगा, 2 भी होगा, 4 नहीं होगा, जहां ओपन आ गया वो नहीं हो सकता पॉइंट, मतलब 3.999999 तक अपना वैल्यू होगा। दिस इज व्हाट इंटरवल्स आर। आई एम श्योर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इतना बेसिक तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, बट फिर भी मैंने एक हल्का सा आइडिया दे दिया। तो या तो -∞ से 2 यूनियन, और की वजह से यूनियन, और ये हो गया 3 से इंफिनिटी, -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। सर ओपन ही क्यों है, या क्लोज क्यों नहीं, अभी उसकी बात अलग से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, अभी देखना। अभी तुम बस ये मान लो यहां ओपन है, ठीक है भाई, और ओपन के लिए हम यहां ऐसे हॉलो डॉट यूज करते हैं, सर्कल बनाते हैं इन नंबर्स के ऊपर खाली, क्लोज आता तो ऐसे सॉलिड बना देता, ठीक है, बट अभी मैं हॉलो बनाऊंगा, क्योंकि हॉलो मतलब ऐसे खाली, सॉलिड मतलब ऐसा, तो हॉलो बनाते हैं ओपन के लिए, सॉलिड बनाते हैं क्लोज के लिए। स्टैंडर्ड है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, बता दी है मैंने, देखो क्रैश कोर्स है, फास्ट फास्ट सारी चीजें बताते जा रहा हूं, तो जहां भी तुम्हें लग रहा हो कि अरे यार ये तो मुझे शायद पता नहीं है, आप उसको दोबारा सुन लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी इस क्वेश्चन का 3 का आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है भाई, 3 एग्जांपल्स तो मैंने आपको करवा दिए, अब आ जाते हैं मेन जो है, ये था भाई हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या होगा सर, इसमें क्या होगा, तो इसके लिए ना अब मैंने जो ये यहां पे कहानी करी है, जो तुम्हें समझाई है, इस प्रोसेस को मैंने वेवी कर्व ही कहते हैं, इसी प्रोसेस को वेवी कर्व मेथड कहते हैं जो यहां लगाया है। तुम्हें चेक नहीं करना हर बार, अरे सर ये चेक डाल डाल के करेंगे क्या, नहीं, तुम्हें सीधे स्टेप्स बता दूंगा, सीधे वो स्टेप्स लगाने हैं, हर क्वेश्चन में काम करेंगे। तो वेवी कर्व मेथड के जरा स्टेप्स देखते हैं क्या होता है। तो घबराना नहीं है देख के, अरे सर ये क्या हो गया, इतने सारे स्टेप्स कैसे लर्न होंगे, एक एक करके देखो समझाऊंगा, सारे स्टेप्स क्वेश्चन में लगा के समझाऊंगा, ठीक है।
स्टेप 7 तो सर खाली छोड़ दिया आपने, जान के छोड़ा है, वो भी बताएंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? क्रिएट जीरो इन आरएचएस। जो भी आरएचएस में वैल्यू है उसे लेफ्ट में लाके जीरो बनाओ। जैसे एक एग्जांपल से चलो समझाता हूं। ये ले लिया, सपोज एक ये एग्जांपल ले लिया, कोई भी ले लो, एक इस तरह का एग्जांपल ले लिया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता x+7 फिर से, तो प्रॉब्लम कहां आ रही है? जहां क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा। जहां हो जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, फिर तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बट यहां रैशनल फैक्टर की वजह से हम क्या करेंगे? राइट में पहले जीरो बनाएंगे। राइट में तो 4 है सर, कोई बात नहीं, 4 को लेफ्ट में ले आओ। एलसीएम 2x - 3 - 4x - 28 अपॉन x+7 लेस देन 0। सो -2x - 31 अपॉन x+7 लेस देन 0। पहला स्टेप लग गया, राइट में जीरो बना के सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है भाई, हमने भी कर लिया। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे, कन्वर्ट एलएचएस इनटू लीनियर फैक्टर। अब स्टेप 2 में क्या है? एलएचएस में जो भी फैक्टर आ रहे हैं उन्हें लीनियर बना लो। लीनियर का मतलब समझते हो ना, 1 डिग्री वाले। तो जैसे अगर तुम इसमें देखो, ये तो ऑलरेडी लीनियर है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री। मान लो क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, तो तुम स्प्लिटिंग द मिडिल करके फैक्टराइज कर लेना ना उसको, तो फैक्टराइज करके लीनियर बना लेंगे। बट इस क्वेश्चन में स्टेप 2 एप्लीकेबल ही नहीं है। स्टेप 1 के बाद सीधे स्टेप 2 लग ही नहीं रहा, बट किसी क्वेश्चन में हो सकता है लग जाए। स्टेप 3, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन ऑल लीनियर फैक्टर। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, वेवी कर्व के ना अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो कोई कैसे बता देता है, कोई कैसे बता देता है, कोई ये स्टेप बताता ही नहीं है थर्ड, फिर नीचे जाके उसका चेंज हो जाता है। तो मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया है वेवी कर्व। आप अगर इंटरनेट वगैरह या कहीं और मत देखिएगा, सिर्फ एक तरीका फॉलो करिए वेवी कर्व लगाने का, जिससे भी सीख रहे हैं ये बेस्ट तरीका है, इसलिए आपको ये बता रहा हूं। ये कभी फेल नहीं होता, इसमें कभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे याद करे कराए स्टेप बार बार लगा देने हैं। क्या करना है? स्टेप 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बेटा पॉजिटिव बनाओ हर लीनियर फैक्टर में। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को सर पॉजिटिव बनाना है। अच्छा, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -2। नीचे तो सर 1 ही है, यहां पे तो है ना, 1 ही लिखा है यहां, तो नीचे तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में बेटा -2 आ गया, यानी नेगेटिव है। अब सर इसको कैसे पॉजिटिव बना दें? तो देखो भाई, इसमें से क्या करो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है जी। और आज मैंने बताया था, अब ये माइनस जब उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जीरो में, तो जीरो को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो भी जाए। बट नेगेटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाती है। बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब अब आप जब अगला लिखेंगे 2x + 31 अपॉन x+7, लेस की जगह इसे ग्रेटर देन 0 कर देना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट देना। राइट, क्योंकि एक ही फैक्टर में नेगेटिव था। अब हो सकता है तुम कहो सर नीचे भी आ रहा था, तो काट देना, 2 बार आ जाए माइनस, तो ये तुम समझ गए। अगर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो साइन पलटा जाएगा हर बार। जितनी मर्जी बार तुम माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करना बहुत जरूरी है भाई। ये कर देना, भूलना मत ये स्टेप, बहुत लोग भूल जाते हैं स्टेप को, तुम ना करना ये गलती। चलिए, तो स्टेप नंबर 3 भी लग गया कि हर एक x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे लीनियर फैक्टर में। स्टेप 4, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ, ये तो मैंने पहले भी बता दिया था तुम्हें। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स बाय इक्वेटिंग ईच लीनियर फैक्टर टू 0 एंड प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन। थोड़ी देर पहले किया था ना भाई कि हमने ये 2 और 3 कैसे निकाले थे, इसको 0 और इसको 0 डाल के, लीनियर फैक्टर्स को 0 रफ में डाल के हमने देखा, जो आया उन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। तो यही चीज अब मैं चाहता हूं कि आप यहां भी करें स्टेप 4 में। तो सर रफ वर्क चल रहा है इधर, 2x + 31 को 0 डाला तो x हो गया -31/2, और x+7 को भी 0 डाला तो x हो गया -7। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आए। क्या सर हमेशा 2 आएंगे? नहीं, डिपेंड करेगा यहां कितने फैक्टर हैं। 2 ही थे तो 2 आ गए, अभी 3 वाला दे दूंगा, 4 वाला दे दूंगा, उतने भी आ जाएंगे। राइट, अब क्या करना है सर, इनको नंबर लाइन पे भी तो प्लॉट करना है। ये भी तो लिखा था कि इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स एंड प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन। ठीक है जी, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं। नंबर लाइन पे देखो, जो छोटा होता है वो पहले आता है, बड़ा बाद में आता है। इन दोनों में से छोटा कौन सा है सर? -31/2 है।
और बड़ा कौन सा है, -7 बड़ा है। देखो जीरो मत दिखाया ना, आदत होती है ना, नंबर लाइन बनाई सबसे पहले जीरो, ये चिपका दिया, नहीं, जीरो तभी दिखाना अगर वो भी क्रिटिकल पॉइंट है, अदरवाइज आपको जीरो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, अब क्या करना है, बस इसके बाद तो तुम्हें बहुत ही सिंपल सा स्टेप करना है, स्टार्ट राइटिंग। तुम्हें नहीं बोल रहा, स्टेप है, तो तुम मत लिखना शुरू कर दो भाई, तुम इधर देखो अभी, स्टार्ट राइटिंग प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट फ्रॉम द राइट मोस्ट एंड ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन को इसने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 3 पार्ट में बेटा डिवाइड किया, तो आप प्लस माइनस प्लस राइट साइड से शुरू करेंगे, प्लस से ही शुरू करेंगे, ऑल्टरनेट लिखते जाएंगे। सर लेफ्ट से भी तो लिखते तो यही आ जाता, लेफ्ट से भी लिखते तो प्लस माइनस आता, अरे भाई इसमें आ जाता ना, अभी तुम्हें 3 क्रिटिकल पॉइंट दे दूं तो प्लस माइनस ये वाला सही रहेगा। लेफ्ट से नहीं शुरू करना, राइट से शुरू करना है, प्लस से ही शुरू करना है हमेशा, बिल्कुल हमेशा। ऐसा ही तो किया था अभी इस क्वेश्चन में भी, देखो ऐसा ही बन के आया था, प्लस माइनस प्लस, वो तुम हमेशा याद कर लो, ये सब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कर दिया था एक क्वेश्चन में चेक। अब तुम इसमें सीधे सीधे क्रिटिकल पॉइंट निकल गए, प्लस माइनस प्लस लिख दिया, स्टेप नंबर 5 लग गया, स्टेप नंबर 6 पर आ जाते हैं, लास्ट स्टेप ही है एक तरह से, उसके बाद 7 स्टेप एक है, वो बाद की बात है, अभी तो हमारे लिए लास्ट स्टेप है, शेड द रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड एरिया को शेड करो। सर हमें कैसे पता कौन सा रिक्वायर्ड है, तुम्हें यहां से पता लगेगा, ग्रेटर देन 0 है ना भाई, ये क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन मतलब ये देखो, क्योंकि राइट में 0 तो बना ही चुके हो, स्टेप 1 क्या था, राइट में 0 बनाओ, तो तुम्हारा यहां तो ग्रेटर देन बनेगा या लेस देन 0 बनेगा, ग्रेटर बने मतलब कोई भी चीज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव, तो मतलब तुम्हें पॉजिटिव पार्ट को शेड कर देना है यहां पे, तो यू नीड टू शेड दिस पॉजिटिव पार्ट। अगर यहां लेस देन 0 बना होता लास्ट तक, तो तुम नेगेटिव पार्ट बीच वाला पोर्शन ये वाला शेड कर देते, राइट, बट अभी के लिए, और अभी ओपन डॉट्स ही रखने हैं बोला था मैंने, इनफैक्ट स्टेप नंबर जो 7 मैंने स्किप किया है अभी, वो भी आगे समझाऊंगा, इसी बात के ऊपर है वो कि कब ओपन कब क्लोज रखना है, राइट, तो अपने को अभी ओपन रख लेते हैं, बाद में देखेंगे वो। सो फाइनल आंसर हो गया हमारा ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, तो फाइनल इंटरवल फॉर्म में लिख लेते हैं, -∞ से -31/2 ओपन, -7 से इंफिनिटी ओपन, सो दिस बिकम्स योर आंसर टू दिस सिंपल सादा सीधा सा एग्जाम्पल नंबर 1। सर समझ तो आ गया बट मजा सा नहीं आया, देखो भाई मजा भी आ जाएगा, अभी जब 2-3 एग्जाम्पल करोगे तो मजा भी आ जाएगा, तुम्हें सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार सारे स्टेप्स, फिर हम अगले क्वेश्चन में उसको लगाएंगे, ठीक है भाई। तो स्टेप नंबर 1 है RHS में 0 बनाओ और सिंप्लीफाई करो, देखो 4th RHS में 0 बना के सिंप्लीफाई किया। स्टेप 2 क्या था, लीनियर फैक्टर में बनाओ, जो इस बार लगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी लीनियर फैक्टर थे दोनों, कभी क्वाड्रेटिक आ जाए स्प्लिटिंग द मिडिल कर देंगे, शुरुआत में मत करना, 0 बनाने के बाद जो स्टेप जहां है उसे वहीं लगाना है तुमने, ये नहीं कि पहले तीसरा लगा दिया फिर चौथा फिर पहला, नहीं, ऑर्डर में चलना है। लीनियर फैक्टर के कोफिशिएंट को सबको पॉजिटिव बनाएंगे, यहां -2 दिख रहा था, माइनस कॉमन ले लिया, सर -2 भी ले सकते थे, ले सकते थे, माइनस ही ले लिया मैंने, फर्क नहीं पड़ना कुछ भी। उसके बाद सारे क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, लीनियर फैक्टर को 0 डाल डाल के और उन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। उसके बाद प्लस माइनस राइट से शुरू करना है और प्लस से शुरू करना है, ऑल्टरनेट लिखते जाना है और रिक्वायर्ड रीजन शेड कर देना है। रिक्वायर्ड रीजन कहां से मिलेगा, ये क्योंकि ग्रेटर देन 0 का साइन है, तो LHS को पॉजिटिव चाहते हो, जहां जहां प्लस लिखा हुआ था वो सब अपना एरिया हो गया, जहां अगर ये लेस देन 0 बनता तो माइनस वाला मतलब इन दोनों के बीच में मैं शेडिंग कर देता, ठीक है भाई, खत्म। ओपन आएगा, अभी तो सारे ओपन चलेंगे, क्लोज कब आएगा वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो अगर ये समझ आ गया है तो जल्दी से बेटा पॉज करके एक बार ये ट्राई करिए, अगर आपको आता है ऑलरेडी, अगर भी पहली बार सीखा है तो एक और मैं करके दिखा देता हूं, फिर तुम तीसरा वाला कर लेना, राइट। चलिए, तो फिर से बिल्कुल वैसे ही, क्या इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं सर, नहीं, क्योंकि सर ये तो वेरिएबल है और इसका साइन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, 0 डाल रहा हूं x को तो -3 आ रहा है, 100 डाल दूंगा पॉजिटिव भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो हमें अपने वेवी कर्व के स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। वेवी कर्व के स्टेप्स क्या कहते हैं सर, राइट में 0 बनाइए,
-8 इंटू एलसीएम भी ले लिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, खोलेंगे ब्रैकेट्स। स्टेप नंबर 1 लग गया कि भाई हमने राइट में 0 बना के सिंप्लीफाई कर दिया। स्टेप 2 क्या था? लीनियर में बनाओ। देखो क्वाड्रेटिक बन गई, नीचे भी क्वाड्रेटिक। जरा लीनियर बनाते हैं इन्हें, लीनियर बनाते हैं बेटा। सो सर लीनियर बनाओगे तो क्या आएगा? 2x² 20 के फैक्टर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10 अपॉन x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दी, राइट? फैक्टर बन गए x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5। देख लीजिए सही बनाया है। और नीचे आ जाएगा बेटा x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 लेस देन 0। देखिए सही लग रहा है सर। तो स्टेप 2 भी लग गया। स्टेप 3 कहता है क्या? स्टेप 3 कहता है सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ भाई। तो इसका कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट सब में पॉजिटिव आ रहा है। स्टेप 3 की जरूरत ही नहीं है। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है सर? स्टेप 4 कहता है सबको 0 डालो रफ में आराम से बैठ के और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के नंबर लाइन पे प्लॉट। तो मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां से -3 आएगा सबसे पहले, सबसे छोटा, फिर -5/2 आएगा, फिर 1 और 2 आएगा। ऐसा कुछ हो गया। राइट? क्रिटिकल पॉइंट्स इस बार 4 आ गए, अभी तक 2 आ रहे थे। फिर अगला स्टेप कहता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट लिखते जाइए। और लास्ट स्टेप कहता है क्योंकि लेस देन 0 है तो नेगेटिव रीजन को शेड कर दो बस, और हॉलो डॉट्स कर दो अभी तो सारे। ये हो गया हमारी कहानी। सो फाइनल आंसर हो गया -3 से -5/2 यूनियन 1 से 2। दिस इज योर आंसर। ऐसे करना है भाई तुम्हें जल्दी जल्दी, ठीक है? चलो, अगर आई होप आप सबको क्लियर हो गए हैं स्टेप्स। एक में जल्दी से लगाओ, खुद से जल्दी से लगाइए। पॉज करके बेटा ट्राई करो, देखो खुद से ट्राई करोगे तभी फायदा है। जल्दबाजी नहीं करनी कि लेक्चर खत्म करना है यार, जल्दी जल्दी देख के खत्म करते हैं, नहीं। लेक्चर सिर्फ खत्म करना इज नॉट द एम। एम क्या है? लेक्चर से सीखना। खुद से हम सीख, जो मैंने आपको सिखाया पिछले 20 मिनट में, क्या आप सीख पाए हैं? जल्दी से स्टेप्स लगाइए। सर स्टेप्स दिखा दो एक बार। चलो स्टेप्स भी देख लो। लो चलिए अब देखते हैं क्या होगा यहां। तो अब इसको सबसे पहले तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई तो सर करेंगे नहीं, इस चीज को लेफ्ट में ले आइए। इस चीज को लेफ्ट में ले आते हैं। तो लेफ्ट में लाएंगे क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट कह रहा हूं, पहले एलसीएम तो ले लूं भाई। पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूंगा। तो 2x इंटू x प्लस 1 माइनस 2x² माइनस 5x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। 2x² कट गया, 2x माइनस 5x हो गया -3x माइनस 2। और नीचे क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। देखो मैंने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज भी कर लिया सीधे। अब हाथ चल रहा है कैसे? स्टेप्स याद हैं, क्योंकि स्टेप याद करने हैं कि भाई क्वाड्रेटिक आ रहा है, लीनियर बना लिया स्टेप 2। और x प्लस 1 तो एक था ही, सही बनाया ना भाई? देखो सर आपने डायरेक्ट कैसे बना लिया। तुम भी सीख जाओगे थोड़े दिन में, देखना जब मेरे साथ रहोगे तुम भी डायरेक्ट सीख जाओगे। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कैसे बिना स्प्लिट करे ही डायरेक्ट कर लिया। अभी नहीं समझ पाओगे, क्वाड्रेटिक तक आते आते समझ जाओगे, ठीक है? तो थोड़ा शांति, समय के साथ सब चीजें सीखोगे, ठीक है? क्या करा जाए सर अब? बस अब तो स्टेप नंबर 2 भी लग गया। स्टेप 3 क्या कहता है? कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनाइए। सर यहां पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये माइनस गड़बड़ कर रहा है।
तो इसमें से एक माइनस कॉमन ले लीजिए और उसको राइट साइड में फेंक दीजिए, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। और साइन ग्रेटर की जगह लेस देन 0 कर लो। ठीक है भाई, अब क्या करें सर? तुम देखो स्टेप क्या था, अगला स्टेप था सर सब क्रिटिकल पॉइंट्स को 0 डालिए, -2 -1 -2/3 -½ जो ऑर्डर में लिखा सबसे छोटा पहले फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, -½ इन सब में सबसे बड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटा होगा भाई, नेगेटिव है ना क्योंकि। बस अब क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और लास्ट तक जाके साइन बना है लेस देन 0। लास्ट साइन देखना है, शुरुआत के मत देख लेना, लास्ट में जाके क्या बना है। हम चाहते हैं ये एक्सप्रेशन नेगेटिव रहे, लेस देन 0। तो नेगेटिव एरिया को शेड कर दीजिए, हो गया सवाल खत्म। तो -2 से -1 यूनियन -2/3 से -½ ये हो गया अपना आंसर, राइट? ये बन गया आंसर। चलिए, तो आई होप अब आपको स्टेप्स क्लियर हो गए हैं। अब नेचुरली क्वेश्चन ये आता है कि सर आप स्टेप 7 कब बताओगे, उसमें क्या होने वाला है? ऐसा अलग आपने 6 स्टेप्स लगा लगा के आप हमें कराए जा रहे हैं, बट ओपन ही क्यों आएगा सर? क्लोज भी तो ब्रैकेट होता है, तो उसका समझाने का अब समय आ गया है। देखो, तो क्लोज कब आएगा, ध्यान रखना भाई, जब ये दोनों साइन आएंगे। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैंने या तो ग्रेटर या लेस देन का साइन लिया। देख लो, पलट के देख लो, तीनों एग्जाम्पल्स में मैंने सिर्फ ग्रेटर या लेस का साइन लिया, ये दोनों साइन नहीं लिए थे। अब अगर ये आ गया तो क्या होगा, समझते हैं। पहले एक बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो हमने पहले भी समझा था। यही वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये लिया था ना, x-2 अपॉन x-3, x-2 अपॉन x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेता हूं। ठीक है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेता हूं। अब बाकी सब स्टेप्स तो देखो बिल्कुल सेम है। तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 2 और 3, प्लस माइनस प्लस लिखा, ग्रेटर है तो पॉजिटिव एरिया तो शेड होगा। अब देखो ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल टू में फर्क क्या है सर? ग्रेटर देन इक्वल टू में वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात पकड़ी तुमने। तो x-2 अपॉन x-3 अगर मैं 0 भी रख दूं, बस यही तो एक्स्ट्रा आया पॉइंट। क्या एक्स्ट्रा आया? ग्रेटर देन 0 वाले तो सारे आ ही रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर वाले तो आ ही गए। इक्वल टू 0 रख के क्या आएगा सर? x की वैल्यू 2 आएगी, बस 3 नहीं आएगी। प्लीज नोट, x जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप की चीज 0 रखते हो तो सिर्फ न्यूमरेटर 0 होता है भाई, सिर्फ न्यूमरेटर 0 होता है, डिनोमिनेटर नहीं 0 होता मैथ्स में कभी भी। मतलब अब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, यानी कि 2 पे क्या आ जाएगा बेटा? क्लोज्ड यानी सॉलिड डॉट, बट 3 पे अभी भी ओपन डॉट ही रहेगा, क्योंकि 3 बेचारा डिनोमिनेटर से मिला है। तो जो न्यूमरेटर से मिलेगा उसके साथ हम क्लोज कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर से मिलेगा उसके साथ सौतेला व्यवहार चलेगा, उसको ओपन ही रखेंगे। तो फाइनल आंसर हो गया ये। तो -∞ से 2 क्लोज्ड, यानी राउंड ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट। बस इतना सा फर्क हुआ इस एग्जाम्पल में, पहले और इसमें फर्क बस इतना हुआ। तो पहले एग्जाम्पल दिया था इसमें क्या था, ये सब ओपन आए थे, बस इसमें क्या हो गया, अब ग्रेटर देन इक्वल टू करके 2 को क्लोज कर दिया, दैट इज इट। तो बस अब तुमने स्टेप 7 याद कर लेना है, खत्म। स्टेप 7 क्या कह रहा है अभी देखो, चलो स्टेप 7 बताता हूं। पहले मान लो ये भी क्वेश्चन, चलो ये तो हो गया, इस क्वेश्चन में भी, चलो यार इसमें भी बता देता हूं। अगर इसमें यहां पे लेस देन 4 की जगह लेस देन इक्वल टू 4 होता, अगर लेस देन इक्वल टू 4 होता तो लास्ट में जाके इसमें क्या आता? ग्रेटर देन इक्वल टू आता यहां। अब तुम बताओ क्या फर्क आता आंसर में? सर ग्रेटर देन इक्वल टू आने की वजह से न्यूमरेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट है उसे क्लोज कर देते, मतलब यहां पे सॉलिड डॉट आ जाता बस, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता, क्योंकि न्यूमरेटर का -31/2 था। अभी नहीं है तो मैंने वापस वैसे ही कर दिया, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट कर देता। ठीक है भाई। सिमिलरली इसके क्वेश्चन में क्या होता सर, अगर यहां लेस देन इक्वल टू 8 होता, अगर ऐसा होता तो सर यहां लेस देन इक्वल टू आता। इसका मतलब फिर से न्यूमरेटर के पॉइंट्स क्लोज कर देने, बस इतना याद रखना है।
कि अगर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स को क्लोज कर देना। न्यूमरेटर के क्या है सर, 2 हैं और -5/2 है, 2 पे क्लोज और -5/2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देते, राइट। 2 पे और -5/2 पे क्लोज लगा देते, बाकी 1 और -3 पर ओपन ही रहता। बस इतना सा याद कर लो। तो अब तुम्हारा स्टेप नंबर 7 क्या हो जाएगा, लिख देता हूं यहां, फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू साइन न्यूमरेटर क्रिटिकल पॉइंट्स सीपी, सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स, आर क्लोज्ड while denominator CPs are open। डिनोमिनेटर के ओपन ही रहेंगे, न्यूमरेटर के क्लोज हो जाएंगे। किसके लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के लिए। फॉर ग्रेटर और लेस, ये भी तो साइन थे, सिर्फ ग्रेटर या सिर्फ लेस हो तो फिर तो सर सारे ही ओपन रखने हैं। फॉर ग्रेटर और लेस साइन ऑल CPs आर ओपन, आर ओपन ब्रैकेट। ठीक है भाई, बस ये है स्टेप नंबर 7 जो आपको याद रखना है कि अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है, न्यूमरेटर के बंद कर देना, क्लोज कर देना, डिनोमिनेटर के ओपन ही रखना, बट ग्रेटर या लेस में सारे के सारे ओपन रख लेना। लॉजिक मैंने समझा दिया। लॉजिक क्या समझाया कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू में न्यूमरेटर की चीज 0 भी हो सकती है, क्योंकि हम उसको इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं। ये लॉजिक था। चलिए, तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है, इतनी बात क्लियर हो गई है आप लोगों को कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया तो क्या होगा। तो बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू कर रहा हूं, बेसिक्स पढ़ा रहा हूं। क्रैश कोर्स में कोई नहीं बताता ये सब चीजें, बट फिर भी मैं बता रहा हूं बेटा आपको, क्योंकि अगर यहां फंसोगे तो आगे जहां मेन चैप्टर पढ़ रहे होंगे, कैलकुलस पढ़ रहे होंगे, वहां ये सब लग रहा होगा, तुम कहोगे यार ये क्या हो गया यार, ये कहां से आ गया। इसलिए ये पता होना हमें जरूरी है, इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में फंसना नहीं है अपने को। चलो भाई, अब एक चीज और होती है, कई बार हमें 2 इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। 2 इंटरवल्स का इंटरसेक्शन भी लेना पड़ता है। कैसे लेते हैं तो देखो, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं। मान लीजिए एक इंटरवल है -∞ से -3 यूनियन 0 से 5 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। ये एक इंटरवल है ए पूरा, ठीक है। और एक और बी दे दिया मैंने आपको, बी दे दिया -7 से 2 क्लोज्ड। चलो अभी क्लोज ही रख लेता हूं सारे, ओपन बाद में रख लूंगा। यूनियन 3 टू इंफिनिटी। बी ए है, फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो, अब जो लोग थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं वो कहते हैं अरे हम तो ले लेंगे सर डायरेक्ट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सर, कॉमन ही तो होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है। एंड होता है इंटरसेक्शन का मतलब, एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, पूरी मैथ्स इस पे टिकी हुई है। इंटरसेक्शन मतलब ए एंड बी, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है एंड बी में भी है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब होता है और, ऐसे एलिमेंट्स जो या तो उसमें है या इसमें है। तो ये सब पढ़ेंगे सेट में, जब सेट चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में। बट अभी के लिए इंटरसेक्शन मतलब आप ये समझ लीजिए कॉमन पॉइंट्स। एंड मतलब कॉमन, दोनों के अंदर है, ए में भी है एंड बी में भी है। एंड मतलब इंटरसेक्शन मतलब दोनों के अंदर आ रहे हैं, मतलब कॉमन पॉइंट्स। तो बेस्ट तरीका देखो इनका इंटरसेक्शन लेने का होता है थ्रू नंबर लाइन। जो जल्दबाजी में रहते हैं लोग, वो नंबर लाइन बनाने में आलस आता है उन्हें, और फिर हो जाती हैं छोटी छोटी गलतियां। तो आप अगर पहली बार सीख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, या इनफैक्ट नहीं भी कर रहे हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा हमेशा नंबर लाइन से ही इंटरसेक्शन लिया करो। शुरू में हो सकता है तुम्हें 30 सेकंड लग जाए, फिर 10 सेकंड में तुम्हारे निकलेंगे इंटरसेक्शन, बट कभी गलती नहीं होगी। -3 सबसे पहले ऊपर वाला इंटरवल नंबर लाइन पे बना रहा हूं, 0 5 7। तो ये है -∞ से -3, 0 से 5, 7 से इंफिनिटी, और सभी पे क्लोज्ड है तो सॉलिड डॉट्स बना दिए सभी पे, सभी पे सॉलिड डॉट्स बना दिए, राइट। पहला इंटरवल बन गया। दूसरा है -7। अब ध्यान से, जब पहला और दूसरा बनाओ, एक तो एक के नीचे एक बनाओ हमेशा, और रिलेटिवली बनाओ। रिलेटिवली क्या होता है, तो भाई इसका मतलब है कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है ऊपर वाले के हिसाब से बनाना। पहला क्रिटिकल पॉइंट है -7, तो इसके थोड़ा लेफ्ट में होगा,
तो -7 यहां बना लिया। 2 2 सर यहां कहीं होगा इनके बीच में, यहां बना लिया। 3 भी सर यहीं कहीं होगा, तो 2 और 3 दोनों इसके बीच में है, तो आसपास बना लिए, बस हो गया। ये कह रहा है 3 से इंफिनिटी, और ये कह रहा है -7 से -7 से 2। ऐसा कुछ, तो एक के नीचे एक क्रिटिकल पॉइंट्स बनाए, एक के नीचे एक क्रिटिकल पॉइंट्स बनाए रिलेटिवली, और हमने इंटरवెల్స్ को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए? कॉमन पॉइंट्स चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यूज, ऐसी वैल्यू जो दोनों में आ रही हो। तो अब देखो, जो दोनों में आ रही हैं उसके लिए आप क्या करिए, आप ऐसे देखिए, ड्राइंग सोचिए कि ये कह रहा है मैं -7 से बड़ा हूं, तो इसको भी -7 से बड़ा ही होना पड़ेगा, और वो कह रहा है मैं -3 से तो छोटा रहूंगा, क्योंकि यहां तो कुछ है नहीं इसके पास। तो इतना पोर्शन बेटा अपना हो गया कॉमन। कितना? ये वाला कॉमन हो गया, ये वाला पोर्शन अपना कॉमन हो गया। कौन सा पोर्शन सर? ये वाला पोर्शन, राइट। दोनों के अंदर आ रहा है ये वाला पोर्शन, इसलिए ये हो गया कॉमन। समझ गए बात को? कि भाई ये कह रहा है मैं -इन्फिनिटी से कुछ भी हो सकता हूं, बट ये कह रहा है मैं तो -7 से बड़ा ही होऊंगा, और ये कह रहा है उसके बाद मैं 2 तक जा सकता हूं, बट ये कह रहा है मैं -3 पे रुकूंगा। तो कॉमन दोनों के अंदर ये आ गया। और क्या आ गया सर? और आ गया 0 से, वो कह रहा है मैं बड़ा रहूंगा, तो ये भी बड़ा रहेगा, बट ये 2 तक मैक्स जा रहा है, तो ये 0 से 2 भी दोनों के अंदर दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है कि नहीं भाई? 0 से 2 दोनों के अंदर दिख गया। ये देखिए, 0 से 2 दोनों के अंदर दिख गया, तो एक एरिया कॉमन जो है वो ये भी हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आगे देखो, आगे बढ़ते जाओ ऐसी नंबर लाइन पे। ये कह रहा है मैं 3 से शुरू होऊंगा, ये भी 3 है इसके पास, अप टू 5 तक जा पाएगा, तो 3 से 5 भी एक एरिया कॉमन हो गया बेटा। 3 से 5 भी कॉमन हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई मैं तो बीच में भी रह सकता हूं, इसके पास है ही नहीं 5 से 7, 7 से शुरू हो जाएंगे दोनों, और 7 से लेके इंफिनिटी तक, 7 से लेके इंफिनिटी तक भी पूरा का पूरा दोनों के पास है वैल्यू, तो वो वाला एरिया भी हो जाएगा। 7 से इंफिनिटी भी इंटरसेक्शन का पार्ट बन गया, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर जो इंटरसेक्शन का है, ए इंटरसेक्शन बी, वो है या तो ये आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, तो बीच में और आ रहा है, मतलब -7 से लेके -3 क्लोज्ड, और मतलब यूनियन 0 से 2। और ये मत सोचना अरे सर इंटरसेक्शन ले रहे थे यूनियन कहां से आ गया। अरे भाई इंटरसेक्शन के अंदर ही यूनियन है, हम क्या करें। इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट आ रहे हैं वो 4 अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए हमें यूनियन तो लगाना पड़ेगा। यूनियन 7 से इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ओपन रहता है भाई। ठीक है, तो ये अपना आंसर, फाइनल आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये हो गया। तो ऐसे लेना है आपको इंटरसेक्शन दो इंटरवెల్స్ का, दो इंटरवెల్స్ का इंटरसेक्शन ऐसे लिया जाता है, राइट। एक और दे दीजिए सर, चलो एक और कर लेते हैं। कुछ भी एक उल्टा सीधा लिख दिया, मान लो -इन्फिनिटी से -5 यूनियन 3 to 7, ठीक है। बी दे दिया -7 -15/2 से लेके 0 यूनियन 5 to इंफिनिटी। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। एक काम करते हैं, इसको 3 की जगह कर लेता हूं 0। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी देखना, ऐसा कर लिया, ठीक है भाई। चलो अब जल्दी से बनाएंगे दोनों, वही पहले की तरह हम एक के नीचे एक बनाएंगे सर, नंबर लाइंस रिलेटिवली। वो वाला कह रहा है मैं -5 हूं, और वो कह रहा है 0 से 7, -इन्फिनिटी से -5 क्लोज्ड, 0 से 7 क्लोज्ड, पहला बन गया। दूसरा -15/2 तो और छोटा है और लेफ्ट में होगा, 0 के नीचे ही 0 बनाएंगे एग्जैक्ट,
5 इधर कुछ होगा 7 से पहले, ऐसा कुछ, राइट। एक के नीचे एक मैंने इंटरवल्स को बना दिया, अभी सारे सॉलिड दिए हैं तुम्हें। बस अब तो क्या है, कॉमन एरिया शेड कर दो सर। तो ये कह रहा है -15/2 से बड़ा रहना पड़ेगा, ये हो गया कॉमन। और जीरो भी एक कॉमन हो गया क्योंकि जीरो दोनों में आ रहा है। जीरो के ना तो लेफ्ट में कॉमन आ रहा है क्योंकि इसके पास नहीं है, इस पे है, और ना राइट में कॉमन आ रहा है, इस पे नहीं है। बट जीरो तो दोनों में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों पे क्या है, सॉलिड डॉट है बेटा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों पे सॉलिड डॉट है। सॉलिड क्या होता है, मतलब जीरो है, उस पे भी है, नीचे भी सॉलिड है, तो दोनों पे अगर सॉलिड आ जाए तो मतलब कॉमन तो आ रहा है ना। इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन ही तो है। तो अगर जीरो ऊपर पे भी है नीचे पे भी है, मतलब इंटरसेक्शन में आएगा। इसके बाद ये 5 से लेके 7 तक, तो फाइनल। अब अगर हम इंटरसेक्शन सोचें तो ये एक इंटरसेक्शन है, ये एक इंटरसेक्शन है, और जीरो भी एक इंटरसेक्शन है। सो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा -15/2 से लेके -5 क्लोज्ड, यूनियन 5 to 7 क्लोज्ड, और यूनियन एक सिंगल कर्ली ब्रैकेट 0। जो सिंगल एलिमेंट आते हैं उन्हें कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट 0 भी लिखना है सर। वो पहले भी लिख सकते हैं, जहां मर्जी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। पहले ये लिख लो 0, फिर वो लिख लो, फर्क क्या पड़ रहा है। तो दिस इज योर इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, राइट। तो बहुत ही सिंपल हो गया, इस तरह से करना है। अच्छा, अब एक आध ओपन भी दे देता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें ये ना लगे सर ओपन में क्या होगा। क्लोज तो आपने दे दिए। देखिए ओपन में क्या होगा, ये बात भी समझ लेते हैं। तो यही एग्जांपल दे देता हूं, थोड़ा सा बस चेंज कर देता हूं। -∞ से -5 ओपन कर देता हूं, 0 ओपन 7 क्लोज, मिक्स कर दिए अब। और बी दे दिया -15/2 ओपन से 0 क्लोज्ड, यूनियन 5 क्लोज्ड। चलो 5 को क्लोज्ड ही रख लेते हैं, या 5 ओपन रख लो, चलो। इन्फिनिटी तो ओपन रहता ही है। इसका निकालना है अब आपको, इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो फिर से वही, एक नंबर लाइन, दूसरी नंबर लाइन, -5 यहां कहीं, 0 यहां कहीं, 7 यहां कहीं, वही है बस। अब यहां ओपन आ गया, यहां ओपन आ गया, यहां क्लोज्ड आ गया। -15/2 से लेके 0, 0 पे बेटा क्लोज्ड, पे ओपन, 5 से इन्फिनिटी 5 पर ओपन। ये बन गए इंटरवल्स। ऐसे जल्दी जल्दी बनाने हैं तुमने, तुम भी जब आदत पड़ जाएगी ऐसे ही बना पाओगे फास्ट। अब सर कॉमन देखना है, कॉमन तो वही है, इंटरवल तो यही है, बस अब ओपन क्लोज का ध्यान रखना है। ऐसा कुछ। तो भाई अब देखो ध्यान से सुनना भाई। कॉमन तो सर ये तो आ ही रहा है, कॉमन तो ये तो आ ही रहा है, और सर ये भी आ रहा है। और अब 0 आएगा क्या कॉमन, पहले तो 0 की बात कर लेते हैं। क्या 0 आएगा, यस और नो। आंसर इज नो, क्योंकि हॉलो मतलब 0 वहां नहीं है, ऊपर 0 नहीं है, नीचे है। तो अब अगर एक में है एक पे नहीं है, तो क्या इंटरसेक्शन में आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन वैल्यूज होती हैं, ऐसी वैल्यू जो दोनों में आ जाए, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा। सिमिलरली देखो, -15/2 इसमें नहीं है, कहीं एक में भी नहीं आया, तो नहीं आ सकता ना इंटरसेक्शन में, क्योंकि वो यहां है ही नहीं, ऊपर कहीं ना कहीं होगा। तो ऐसे याद रख लो कि अगर एक हॉलो है और दूसरा भी हॉलो, तो उनका इंटरसेक्शन हॉलो ही आएगा। एक हॉलो एक सॉलिड है, इनका इंटरसेक्शन भी हॉलो आएगा, क्योंकि एक पे हॉलो है वो पॉइंट, मतलब एक के पास नहीं है, तो दोनों पे होगा तभी तो लोगे। यानी कि सिर्फ जब दोनों पे ही सॉलिड होगा तभी आप उसको सॉलिड बनाएंगे इंटरसेक्शन में। तो कहीं एक भी हॉलो दिख जाए तो इसको हॉलो मतलब ओपन ही बना देंगे। सो -15/2 से -5, 0 तो आना नहीं है, यूनियन 5 पर हॉलो, क्योंकि 5 यहां हॉलो था, 7 पे ऊपर क्लोज है, यहां भी कहीं ना कहीं 7 होगा, तो 7 पे क्लोज रहेगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी अवर आंसर। चलिए, तो ये हो गया। अब इसको सर वेवी कर्व में क्या काम है, इंटरसेक्शन लेने का बहुत काम है बेटा, इसका बहुत काम आने वाला है क्वेश्चंस में, आगे चैप्टर्स में भी बहुत आएगा। एक दिखा देता हूं कैसा आएगा, ऐसा आएगा। देखो कि आपको क्या करेंगे, दोनों साइड इनइक्वालिटी दे देंगे। दोनों साइड अगर इनइक्वालिटी दे दें, ये चीज जो है
4 से छोटी एंड -1 से बड़ी, एंड आ रहा है ना बीच में भाई, ये जो क्वांटिटी है दिस शुड बी ग्रेट, बोलते वक्त क्या आ रहा है, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, मतलब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, एंड आ रहा है मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे अलग अलग, दोनों को सॉल्व करेंगे, एक बार करेंगे 3x - 1 अपॉन x - 2 जो है ग्रेटर देन -1 है, ऐसे लिख लो उसको, एक बार इसको करेंगे और एक बार दूसरे वाले को कर लेंगे, 3x - 1 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 4, एक बार इसको सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्यूशन का ले लेंगे, राइट। जल्दी करो, पॉज करके वेवी कर्व के स्टेप्स लगाइए। इसकी सॉल्यूशन बन गई 3/4 2 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव एरिया शेड, और क्योंकि सिर्फ ग्रेटर है दोनों ओपन, इसको देख लेते हैं, राइट में 0, एलसीएम सही है भाई। तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा इधर, क्योंकि ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव आ गया, स्टेप नंबर 3 लग गया। अब इसको भी इसके नीचे ही प्लॉट कर लो, इसको भी इसके नीचे, 2 यहां है 7 यहां है, प्लस माइनस प्लस, इसमें भी ग्रेटर बना है, लास्ट में जाके साइन क्या बना है, ग्रेटर, तो पॉजिटिव एरिया को ही शेड कर देंगे। डिनोमिनेटर का ओपन, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है 7 पे क्लोज जाएगा, छोटी छोटी गलतियां नहीं हो, ध्यान रखिए। चलिए अब इंटरसेक्शन देखना है, इंटरसेक्शन देखना है दोनों का, तो क्या नजर आ रहा है, देखो इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में आ रहा हो, सर एक तो पार्ट ये दोनों में आ जाएगा क्योंकि ये नीचे इसमें भी होगा कहीं, और एक ये भी आ जाएगा 7 से लेके इंफिनिटी, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया -∞ से 3/4 ओपन यूनियन 7 टू इंफिनिटी, ये फाइनल आंसर हो गया बेटा, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ये है इसका मतलब कि इनके बीच में अगर आप कुछ भी रखेंगे x को, तो ये जो वैल्यू है ये -1 से 4 के बीच में आएगी अगर x कुछ भी इस रीजन में डाल दो, ये इसका मतलब हुआ, राइट। सो वेवी कर्व मैंने आपको समझा दिया है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में कोशिश करिए, आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ है, बाकी तो देखो थोड़ी प्रैक्टिस जब करोगे आपको और क्लियर होता जाएगा, राइट। चलिए तो ये इस तरह से करना है, जब डबल साइडेड इनइक्वालिटी आ जाए तो दोनों का सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लेना। चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब वेवी कर्व में ही देखो एक चीज और है, हाँ कई बार क्या होता है रिपीटेड पावर आ जाती है, वेवी कर्व का एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो खैर नहीं बोलना चाहिए, एक्सेप्शन इज अ नेगेटिव वर्ड मैथ में, बट हाँ वेवी कर्व का जो हमने रूल बताया है उसमें छोटा सा चेंज हो जाएगा, अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, सर इसका क्या मतलब होता है, बहुत ही सिंपल मतलब है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब जैसे मान लो ऐसा आ गया, फैक्टर जो है लीनियर वो रिपीट हो रहा है, मतलब उसकी कुछ पावर आ रही है, x-2 का मान लो होल स्क्वायर, होल क्यूब, कुछ भी पावर आ गई अदर देन 1, मान लो नीचे आ गया x-3 की पावर 3, मान लो वही ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो बस एक स्टेप में चेंज होगा, एक स्टेप में चेंज होगा, वही वाले सारे स्टेप लगाओगे, क्रिटिकल पॉइंट लिखे 2 3, आपके स्टेप नंबर 1 2 3 4 में कोई चेंज नहीं होगा, कौन से स्टेप पे जाके चेंज होगा, 5वें स्टेप पे जाके चेंज होगा। 5वां स्टेप क्या था सर, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लिखना होता है, राइट से शुरू करके प्लस माइनस, यहां चेंज होगा। क्या चेंज होगा सर, बाकी सारे स्टेप्स नीचे वाले भी ऊपर वाले भी सेम रहेंगे। अभी समझ आ जाएगा, देखो क्या चेंज होगा। मान लीजिए अगर ये दो बने तो क्या बोल रहे हैं, देखो इस स्टेटमेंट को बस याद रखना है, स्टेटमेंट को याद रखना है, अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है
तो साइन अबाउट दैट क्रिटिकल पॉइंट विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। जैसे आप हर एक का क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज करते हो, प्लस माइनस प्लस लिखते हो, राइट। बट क्या बोल रहे हैं कि उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा जिसकी पावर इवन है। तो इवन पावर किसकी है, कौन से क्रिटिकल पॉइंट की है, ये होल स्क्वायर है, पावर इवन है किसकी, 2 की। तो 2 की पावर इवन है, मैं उस पर सर्कल लगा देता हूं, राइट। जिस भी क्रिटिकल पॉइंट की पावर इवन आ रही हो उस पर लगा दो सर्कल, ठीक है। और अब क्या करो, अपना जो प्लस माइनस प्लस लिखते थे इसके अबाउट साइन चेंज मत करो, प्लस माइनस प्लस करते हैं अभी यहां, बट इसके अबाउट साइन चेंज मत करो। मतलब इधर माइनस आया है तो इसके अबाउट तो साइन चेंज कर दिया, प्लस से माइनस, इसके अबाउट माइनस का माइनस ही रखो, ऐसे, राइट। और फिर फाइनली तो आगे तो सेम, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव एरिया शेड, ये आंसर हो जाएगा बस इसका। एक और समझा देता हूं, देखो मान लो जैसे कि आपके पास आ जाए x + 1 होल स्क्वायर 3x - 1 होल क्यूब अपॉन x - 1 होल 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ग्रेटर देन 0 ही कर देते हैं अभी। फिर से वही क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, -1, 1/3 और 1, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, राइट। लीनियर फैक्टर को 0 डाल के क्रिटिकल पॉइंट्स आए। और किस किस की पावर इवन हो रही है, सर इवन हो रही है इस वाले की, पावर 2 हो रही है ना, यहाँ इवन है, पावर 4 हो रही है इवन। तो -1 जो क्रिटिकल पॉइंट है इसकी पावर इवन है, सर्कल कर लिया। 1 की भी पावर इवन है, सर्कल कर लिया करो, नंबर लाइन पे बेस्ट होता है। और अब ऑल्टरनेट जो प्लस माइनस लिखते हो, प्लस से ही शुरू करोगे, राइट से ही शुरू करोगे, बट इसके अबाउट माइनस नहीं लिखोगे क्योंकि इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होना, इसके अबाउट होना है माइनस, इसके अबाउट फिर साइन चेंज नहीं होना, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। समझे खेल क्या है भाई। तो ऐसा कुछ हो गया बस। अब तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट शेड कर दो। तो अब पॉजिटिव पार्ट जहां जहां दिख रहा है उन सबको शेड कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, या 1/3 से इंफिनिटी और उसमें से 1 हटा दीजिए क्योंकि 1 पे ओपन था, सिर्फ ग्रेटर है, सारे ओपन रहते हैं सिर्फ ग्रेटर में, राइट, ओपन डॉट्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि पावर अगर आ गई या रिपीटेड फैक्टर्स आ गए तो आप क्या करेंगे। जिसकी पावर ऑड है उसमें कोई चेंज नहीं, जिसकी पावर इवन है उसके अबाउट साइन चेंज मत करना नंबर लाइन में, ठीक है भाई। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। अगर नहीं हुई है तो एक सवाल से और क्लियर कर देता हूं। देखो तुम्हें इस सवाल से क्लियर कर देते हैं। और तो देखिए इसमें क्या होगा, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लीनियर हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, वो स्टेप्स तो देखने ही है, सीधे नंबर लाइन प्लॉट वाला। तो -3 एक है सबसे छोटा, फिर -1 है, फिर हाफ है, फिर 2 है। किस किस की इवन है पावर, सर हाफ की है, -1 की भी है, बस। तो प्लस माइनस 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 प्लस ऐसा कुछ हो गया, राइट। इस तरह से कुछ बन गया, सही है, ठीक है सर। अब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव एरिया शेड, तो दिस एंड दिस मस्ट बी शेडेड, फॉलो हॉलो डॉट्स, क्योंकि ग्रेटर का साइन है। सो फाइनल आंसर हो गया -∞ से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है भाई, ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं सेकंड। बिल्कुल सेम सवाल दे दिया आप, देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज है तो सर चेंज इस साइन का है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब मैं बस आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि भाई कुछ घबराने वाली बात नहीं है, अपने वही स्टेप्स लगेंगे जो पहले लगे थे, प्लस माइनस 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 प्लस, ये सब तो ठीक है। उसके बाद स्टेप 7 को भूलना नहीं है। देखो ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल टू में बस स्टेप 7 का फर्क होता है। स्टेप 7 क्या कहता है कि सर ये वाला रीजन तो आएगा ही, बट न्यूमरेटर के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको क्लोज भी करो। न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं सर, 2 है एक तो 2 पे क्लोज कर दो, -3 भी है सर, इस पे भी कर दो, बस हो गया। गलत, न्यूमरेटर के सारे क्रिटिकल पॉइंट क्लोज करने हैं भाई। एक बचा है हाफ, तो हाफ के आसपास इंटरवल नहीं है, बट हाफ पे उठा के एक ऐसे क्लोज करना पड़ेगा। तो छोटी सी गलती है, बट बेटा ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना हमारा,
यहां छोटी गलती नहीं होती ऑब्जेक्टिव में, यहां गलती गलती होती है, गलती की सजा -1 होता है +4 की जगह, और अपने स्कूल एग्जाम में 0.5 मार्क्स कम होता है, बस दैट्स इट। बट यहां पे ऐसा नहीं है बेटा, यहां तो सीधा सीधा -1 मिलेगा छोटी गलतियों का, इसलिए बहुत केयरफुल रहना है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर सेकेंड क्वेश्चन का। न्यूमरेटर के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्लोज कर दिए। सो आई होप आपको यह बात क्लियर हो गई है कि अगर पावर इवन आ गई या रिपीटेड पावर आई तो वेवी कर्व में क्या करोगे। बस ये इजीएस्ट तरीका है इसे याद रखने का। कुछ लोग इसको और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मत करो, उन सब में झंझट है। मेरे हिसाब से ये सबसे आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। एक स्टेप, एक लाइन बस याद रख ली हमने, ये वाला स्टेटमेंट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। वेवी कर्व के फंडे हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए। अब हम आ जाते हैं बिल्कुल बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलस के ऊपर। मॉड्यूलस भी आज हमें खत्म करना है, मॉड्यूलस भी बेटा करना है। कल हम फिर लॉग के ऊपर सारा फोकस रखेंगे, राइट। तो देखो मॉड्यूलस इक्वेशन क्या होती है, बहुत ही सिंपल। अगर मान लो मॉड x इक्वल टू 2 है तो सीधे सीधे तुम x को +-2 कह देते हो, राइट। मॉड x -3 इक्वल टू 5 है तो सीधे प्लस ले जाते हो उधर, तो x की वैल्यू 3 + -5 यानी x की वैल्यू बोल देते हो 8 या -2, राइट। ये कर देते हो आप। तो ऐसे सिंगल मॉड साइन है तो बहुत इजी है, सीधे +- से खोल दो, समझ गए ना। जैसे मान लो ऐसा है, राइट, इस तरह का कुछ दिया हुआ है। तो आप पहले बाहर वाला मॉड खोलोगे, पहले इसको +-7 लिखोगे, 3 को उधर ले जाइए, तो मॉड x -2 की वैल्यू आ गई 3 + 7 एक तो 10 और 3 - 7 -4। ये वाला तो रिजेक्ट कर देता हूं क्योंकि बेटा मॉड्यूलस किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं हो सकता। -4 कहां से आ जाएगा, मॉड का तो काम ही पॉजिटिव बनाना होता है। तो अब मॉड x -2 इक्वल टू 10 का मतलब x -2 + -10, तो x की वैल्यू आ गई 12 या x की वैल्यू -8। ये आंसर्स हुए। क्या सर हमेशा 2 आंसर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसमें भी 2 आ गए, इसमें भी 2, इसमें भी 2 आ गए, बट ऐसा कोई हमेशा जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कोई भी इस तरह का सवाल दे दे, मान लो 3x + 7 अपॉन 4x - 2 होल मॉड इक्वल टू 3, तो बस क्या करना है, इस मॉड हटा के उधर +- लिख देना और अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है। सिंगल मॉड साइन की तरह बहुत आसान है इस तरह के खोलने। बट प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम बेटा तब होती है जब 2 मॉड साइन आ जाए। सर यहां भी तो 2 थे, नहीं इस तरह के नहीं, ये तो एक एक करके ब्रेक हो गया। इस तरह की सिचुएशन, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, इसको हम बोलेंगे हैविंग मल्टीपल मॉड साइन का क्वेश्चन, कि यहां पे मॉड, यहां भी अलग अलग मॉड है, मॉड के अंदर मॉड नहीं है, वो तो ज्यादा आसान था। अब क्या करेंगे, तो अब इसका बड़ा सिंपल मेथड तुम्हें बता रहा हूं। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं आता तो एक एग्जाम्पल से देख लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। हाँ मॉड्यूलस इक्वेशंस ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना होता है, वही याद है तुम्हें, वेवी कर्व में हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे ना, लीनियर पॉइंट्स को 0 डाल के। तो अब यहां मॉड के लीनियर फैक्टर को 0 डालो और क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्या बोल रहा हूं, मॉड के क्या क्रिटिकल पॉइंट है, 2 और 3 हो गए, राइट, क्योंकि x -2 को 0 डाला तो 2 आ गया, x -3 को 0 डाला तो 3 आ गया। तो ये 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए मॉड्यूलस के। अब ध्यान से सुनना, इन क्रिटिकल पॉइंट्स ने नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में किया है सर, 3 पार्ट्स में किया है। उन तीनों को आप क्या बना लोगे, केसेस बना लोगे, उन तीनों को अपने केसेस बना लोगे। मतलब केस 1 x <2, केस 2 x 2 और 3 के बीच में, एंड केस 3 x <3, समथिंग लाइक दिस। आपने 3 केसेस में मॉड्यूलस को
ओपन करना है। अब 3 केसेस बना लिए, बट एक गलती हो गई हमसे यहां कि हमने बेसिकली केस बनाने का मतलब क्या होता है यार? केस बनाने का मतलब होता है नंबर लाइन को तोड़ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। हमने नंबर लाइन को 3 पार्ट में तोड़ लिया, x 2 से कम, 2 से 3, 3, बट 2 और 3 तो रह ही गए। तो 2 को कहां ले? कहीं मर्जी ले लो, यहां ले लो या यहां ले लेते। 3 को यहां ले लो, वहां ले लो, कहीं मर्जी ले लो, जहां तुम्हारा मन, एक जगह ले लो बस, कहीं पे भी। ओके, ठीक है सर, केसेस बनाना सीख गए। अब क्या करेंगे? अब सर हम, हाँ, अब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इधर देखो। अब आप क्या करिए, इस केस का कोई x उठाइए, x लेस देन इक्वल टू 2 है। 2 के अलावा, 2 मत लो, 2 में गड़बड़ हो जाएगी। 2 के अलावा कुछ उठाओ, जैसे कि 1 ले लो या 0 ले लो। चलो 0 ले लिया। x इक्वल टू 0 को एक काम करो, यहां डालो इस मॉड्यूलस के अंदर, मॉड्यूलस के अंदर पुट करिए x इक्वल टू 0 को। तो सर -2 आ रहा है, तो मतलब अंदर नेगेटिव वैल्यू बन रही है, अंदर नेगेटिव वैल्यू बन रही है। तो मॉड्यूलस में एक माइनस हमें और लगा देना चाहिए, मतलब ये मॉड साइन माइनस से खोल लोगे। समझे बात क्या हुआ? क्योंकि x 2 से कम में ये वैल्यू नेगेटिव बन रही थी, तो एक माइनस हमने और लगा दिया अपनी तरफ से, मॉड को नेगेटिव से खोल दिया ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाए, राइट? तो बॉस मॉड्यूलस की डेफिनेशन ये होती है कि मॉड्यूलस अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो मॉड सीधे ही हटा दो, अंदर वाली चीज अगर नेगेटिव है तो एक माइनस अपनी तरफ से चिपका दो ताकि जो वो नेगेटिव है और एक माइनस लग के पॉजिटिव बन जाए, बिकॉज मॉड का काम तो क्या है? पॉजिटिव बनाना। ठीक है भाई, चलो समझ गए अब तुम। x 2 से कम यानी 0, चलो 0 यहां पे भी ले लो, 0 यहां डाला तो फिर -3 मतलब फिर नेगेटिव, तो ये मॉड भी माइनस से खोल दिया। समझ गए बात? नहीं समझे तो इधर देखो, 2 और 3 के बीच में कुछ उठाओ, 2.1, 2.5 कुछ भी ले लो, 3 मत लेना बस, वरना साइन पता नहीं लग पाएगा। 2.5, 2.5 यहां डालूंगा तो सर पॉजिटिव, तो ये मॉड तो खुलेगा पॉजिटिव से, और यहां डालूंगा 2.5 तो नेगेटिव। 2.5 -3 नेगेटिव होता है, तो ये मॉड नेगेटिव से खुल जाएगा। समझे बात? 3 से बड़ा कुछ 100 ले लो, 100 माइनस 2 पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव। दोनों मॉड बेटा पॉजिटिव से खुल गए थर्ड केस में। समझ गए कैसे मॉड्यूलस खोलने हैं? बहुत सिंपल है, केसेस बनाए, केस का कोई x उठा के देखा, वैल्यू डाली, अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव से खोल दिया मॉड, नेगेटिव तो नेगेटिव से खोल दिया, बस इतना। अब क्या करना है? x को सॉल्व करना है भाई यहां से। 6 2 8, सो -3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 यहां से आया, यहां से भी करो। यहां से भी करिए, सो 3x -6 -8 इक्वल टू 8, 3x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/3। 3 वैल्यूज आ गई। अब ध्यान से सुनना, बस लास्ट स्टेप एक इंपॉर्टेंट बचा है। अब लास्ट स्टेप क्या है भाई? देखो, कभी भी मैथ में केस बनाए, केस कभी भी बनाए किसी में भी, तो जो आंसर आ रहा है वो केस में भी तो लाए करना चाहिए ना भाई। तुमने तो केस बना के बैठे हुए हो, मतलब तुमने तो ये जो भी करा है वो तब पॉसिबल है जब x 2 से कम है। तो जो आंसर आया वो केस में सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो रिजेक्ट करोगे। तो x 0 क्या 2 से कम होता है? बिल्कुल सही, इसलिए इसको करेंगे एक्सेप्ट, इसको करेंगे एक्सेप्ट। x इक्वल टू -4 क्या इसके अंदर लाए कर रहा है सर? बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये आंसर गलत आया है हमारा, रिजेक्ट है। और 16/3 तो 3 से बड़ा होता ही है, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 2 बन गए, 0, 16/3 कर्ली ब्रैकेट। ये 2 आंसर है। क्या सर हमेशा एक रिजेक्ट होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या सर 2 ही आएंगे? कुछ भी हो सकता है, तुम्हें बस स्टेप समझने हैं, राइट? तो प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं एक बार, अगले क्वेश्चन में लगाएंगे फिर खुद से। सबसे पहले लीनियर फैक्टर को क्रिटिकल पॉइंट बनाए, नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड हुआ तो 3 केस बनाए, मॉड्यूलस साइन अकॉर्डिंगली खोले, जो आंसर आया उसे देख के खुश नहीं हुए, उसको चेक किया पहले, केस में लाए कर रहा है तो ही खुश होंगे, लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर तुम x को 0 या 16/3 इस इक्वेशन में डालो तो तुम्हारा सम 8 आ जाएगा। देख के चेक करके देख लो, देखो x को 0 डालो, 2 प्लस मॉड -3, 3 2 6, 2 + 6 8 आ गया।
ऐसे ही 16/3 डालोगे वो भी 8 आ जाएगा। बट -4 डालोगे नहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा, देख लेना। तो हमें उतना नहीं जाना, हमें तो बस ये समझना है जो चीज केस में लाई नहीं कर रही उसे रिजेक्ट कर देंगे, केस में लाई नहीं कर रही रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है भाई, सर समझ गए। एक और दे दीजिए एग्जाम्पल, ले लीजिए भाई एक एग्जाम्पल और आपके लिए, एक एग्जाम्पल और। फिर से वही बात, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है सर? क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब मॉड की टर्म्स को 0 डालना है। ये लाइन टेढ़ी क्यों हो गई? हाँ, तो -½ हो गया एक क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इसको 0 डाला, इसको 0 डाला तो 4 हो गया। तो फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई नंबर लाइन, 3 केस बन गए। केस 1 x लेस देन इक्वल टू -½ केस 2 x -½ से 4 के बीच में, और केस 3 4 से बड़ा, कहीं पे भी इंक्लूड कर लिया एक जगह। और अब अपनी कहानी सॉल्व करनी शुरू करी, 3 केसेस की कहानी। -½ से छोटा कुछ ले लो भाई, -100 ले लो, बड़ा सा ले लिया करो ताकि इजीली दिख जाए। -100, सर -100 यहां डालूंगा तो ये तो नेगेटिव बनेगा, तो माइनस से खोल दो इसको। -100 यहां डालूंगा तो 4 + 100 पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, बट एक माइनस तो बाहर है ही ना ऑलरेडी, तो माइनस बाहर बरकरार रहेगा। मतलब यहां -3 और मॉड को खोल दिया पॉजिटिव से। समझे बात को? केयरफुली देखना है भाई बाहर भी क्या हो रहा है। -½ से 4 के बीच में कोई 0 उठा के देख लो, 0 के लिए सर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों प्लस से खुल जाएंगे इस बार, बट माइनस बाहर था ही, ऐसा कुछ। फाइनली 4 से बड़ा कुछ ले लो, 100 ले लो, 100 ले लोगे तो पहला पॉजिटिव, और 100 लेने पे ये नेगेटिव से खुलेगा अब, और माइनस मिला के हो जाएंगे प्लस। ऐसा कुछ। बस अब तो तीनों सॉल्व कर दीजिए। एक्स बोलो इसको, -2x 2x + 1 -12 + 3x इज -3, तो 5x इक्वल टू 12 उधर गया 9 और 1 गया 8, तो x हो गया 8/5। सही लिखा है ना भाई? देख लीजिए सही लिखा है। 9 -1, हाँ 8, ठीक है। इधर क्या आएगा? 2x + 1 + 12 - 3x इक्वल टू -3, तो -x + 13 इक्वल टू -3, x इक्वल टू 16। कौन कौन सा एक्सेप्ट? ये तो सर रिजेक्ट, क्योंकि 10 इस केस में नहीं है। 8/5, 5 हाँ 2 से तो कम ही है, इस केस के अंदर है, तो ये एक्सेप्ट। 16 भी इस केस में है, एक्सेप्ट। तो मतलब x को अगर 16 डालोगे या फिर 8/5 डालोगे तो ये चीज आ जाएगी इक्वल। चेक करने का तरीका है, कहीं गलती तो नहीं करी, तो चेक करके एक दिखा देता हूं। चलो 16 डाल के देख लेता हूं, चेक। आंसर चेक कर रहे हैं हम। x इक्वल टू 16 डाला LHS में, तो 16 × 32 + 1 मॉड 33 हो गया वो, -3 इंटू मॉड 4 - 16 मॉड -12, मॉड -12 12 होता है, सो 33 - 36 -3 आ गया, विच इज योर RHS ऑल्सो। RHS के बराबर आ गया, यानी कि बेटा हमने सही किया होगा। मतलब ये आपको बस मैं तरीका दिखा रहा हूं चेक करने का। दूसरा भी आ जाएगा 8/5 भी, राइट? बहुत सिंपल तरीका है मॉड्यूलस इक्वेशंस को सॉल्व करना। चलिए, तो आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई है बेटा। तो अब इस पे एक एग्जाम्पल आप होमवर्क में करेंगे। इनफैक्ट 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत ही मजेदार। इसमें कुछ होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, ध्यान रखिएगा इसका। इसका जो आंसर है वो आएगा 0 से, सॉरी -2 से 0, पूरा इंटरवल आएगा इसका आंसर।
तो ये करिएगा होमवर्क में, और इसको भी आपको अब होमवर्क में। अब 3 मॉड्यूलस के साइन आ गए भाई, सेम मेथड लगा दोगे अब 3 में। क्रिटिकल पॉइंट इसका -1, इसका 1, इसका 3। तो अब 1 2 3 4 केसेस बनाने पड़ेंगे, 4 केसेस बनाने पड़ेंगे, राइट। नंबर लाइन क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। फाइनल आंसर भी यहां लिखा है। तो दिस इज अगेन योर होमवर्क। सेम कॉन्सेप्ट है, 2-3 मैंने तुम्हें 2 करा दिए, 2 होमवर्क में दे दिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूलस इनइक्वेशंस पर आते हैं। मॉड्यूलस इनइक्वेशंस, चलिए तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज सॉल्व करेंगे। अब हमने मॉड्यूलस इक्वेशन सॉल्व किया, अब इनइक्वेशंस करेंगे, राइट। तो अब इनइक्वेशन का मतलब लेस या ग्रेटर 2 ही साइन होते हैं, या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, 4 साइन होते हैं। तो अब इस पहले एग्जांपल से समझिए, फिर आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह। अगर मान लीजिए मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, अभी तक क्या था, मॉड एक्स इक्वल टू 2 था, अब लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यानी कि x जो होगा वो -2 और 2 के बीच में होगा। क्योंकि सोचो -2 और 2 का बीच का कोई भी नंबर उठा लो, उसका मॉड तो 2 से कम ही आ जाएगा ना, -2 और 2 के बीच में, -1, -0.01, 0.5, डेसिमल भी हो सकते हैं, 0, इन सब का मॉड 2 से कम हो जाएगा। तो मॉड एक्स लेस देन का साइन हो, लेस देन इक्वल टू था तो क्लोज आ गया। अगर मॉड एक्स लेस देन 2 होता तो तुम समझ गए, ओपन -2 से 2 हो गया, ठीक है। तो पहला थ्योरम क्या बन गया, अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, ए क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ए एक्स की वैल्यू -a से a के बीच में, यानी एक्स की वैल्यू क्लोज्ड -a से a हो गया। अब ऑब्वियसली देखो, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे ट्रिक क्वेश्चन भी दे सकते हैं तुम्हें, मॉड एक्स लेस देन से -1 दे दिया, तो मत लगा देना ये थ्योरम। नेगेटिव ए के लिए मत लगा देना भाई, क्योंकि मॉड एक्स लेस देन -1 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉड एक्स तो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका आप बोल देंगे नो सॉल्यूशन, यानी 5 बोल देंगे, राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 हो गया। तो ध्यान रखना है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। मॉड एक्स लेस देन ए मतलब ये ए क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, तभी आप ये थ्योरम लगाएंगे। अब सेम लॉजिक से अब तुम समझ गए, लेस की जगह ग्रेटर देन दे देता हूं। मान लो मॉड एक्स ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 था, अब मैंने एग्जाम्पल 3 दे दिया, सपोज मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दे दिया। तो अब सोचो क्या सॉल्यूशन होगी। सर एक सॉल्यूशन तो यही होगी कि 5 से बड़ा हो जाए, कि 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लोगे तो 6, 7, 7.5, 8, 9 इन सबका मॉड 5 से बड़ा हो जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि -5 से छोटा भी तो नंबर ले लूं, -6, -7, -100, उन सबका भी मॉड लिया जाए तो 5 से तो बड़ा ही आएगा। वो भी कॉमन सेंस है ये सब, राइट। कि 5 से बड़ा नंबर या -5 से छोटा, -6, -7 इन सबका मॉड लूंगा तो 5 से बड़ा आ जाएगा, राइट। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन 5 टू इंफिनिटी हुआ। तो इसका भी ऐसा ही हो जाएगा, -∞ टू -a यूनियन a टू इंफिनिटी। अगेन a एक पॉजिटिव नंबर होगा। सर नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, सोचो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 दे देता, तो पहले आया था नॉट ट्रू, नेवर ट्रू, अब आ जाएगा ऑलवेज ट्रू, अब आ जाएगा ऑलवेज ट्रू। क्योंकि भाई मॉड एक्स तो क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, -5 से तो हमेशा ही बड़ी होगी। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए में भी ए को एक पॉजिटिव लेना, तभी ये थ्योरम आप अप्लाई करना। नेगेटिव हो जाए तो ये बात मैंने बता दी है। तो कॉमन सेंस, इट्स मोर ऑफ कॉमन सेंस देन एनीथिंग एल्स। मॉड्यूलस जिसमें इनइक्वालिटी, जिसमें एक सिंगल मॉड साइन आए, देखो सिंगल मॉड साइन के क्वेश्चन थे ना ये, सिंगल मॉड साइन, अगर लेस हो तो ये लगा देना, ग्रेटर हो तो ये लगा देना, बस इसका आप एज अ फॉर्मूला इसको लर्न कर लीजिए। चलो भाई अब एक क्वेश्चन पे लगा के देख लेते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है बिल्कुल, 2x - 3 का मॉड लेस देन 4, तो अब लेस का साइन है, मतलब ये 4 और -4 के बीच में होना चाहिए, 4 और -4 के बीच में होना चाहिए। अब ये तो लीनियर इनइक्वालिटी है, सीधे सीधे ही सॉल्व कर दो, क्या अलग अलग करोगे, 3 ऐड कर दो पूरे में, ताकि ये -3 हट जाए, पूरे में 3 ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे करते हो ना, ये तो एनसीईआरटी में स्कूल में भी किया होगा तुमने। लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई, सीधा सीधा आ गया, x बिलोंग्स टू -12 से 7/2 ओपन, ये इसका आंसर बन गया,
राइट। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी सीधे 4 और -4 के बीच में हो गई। इसको देख लेते हैं। 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा एक तो, क्योंकि ये वाला थ्योरम लगाऊंगा अब मैं। मॉड x a से बड़ा मतलब या तो a से बड़ा या -a से छोटा, या तो 5 से बड़ा या -5 से छोटा। ये वाला फंडा लगा देता हूं। तो 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 3 - 2x लेस देन इक्वल टू -2, दोनों सिनेरियो में इसका मॉड 2 से बड़ा हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा तो 2x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू हाफ, और 3 - 2x 3 + 2 लेस देन इक्वल टू 2x, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, बीच में और है तो इस बार यूनियन लिया जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया इसका होता है -∞ से हाफ क्लोज्ड यूनियन 5/2 क्लोज्ड से इंफिनिटी 5/2 से बड़ा। तो ये x बिलोंग्स टू आपका आंसर हो गया बेटा। ऐसे सॉल्व करने हैं मॉड्यूलस इक्वेशन इन इक्वेशंस। अब बिल्कुल ऐसा ही एक और एग्जांपल देखो। सिंगल मॉड अभी क्या चल रहा है, सिंगल मॉड इन इक्वेशन में। तो पहले मैंने सिंगल मॉड इक्वेशन में कराया, सिंगल मॉड इन इक्वेशन, डबल मॉड इक्वेशंस में। चलिए तो अब ये वाला बचा है बिल्कुल वैसे ही, मॉड समथिंग लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो समथिंग है ये लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, क्योंकि 1 और -1 के बीच में होगा। ये वाला थ्योरम लगा दिया मैंने कि मॉड x लेस देन ए मतलब -a और a के बीच में। तो -1 और 1 के बीच में। अब सवाल इतना सिंपल नहीं है क्योंकि बीच में लीनियर नहीं है, अब ये रैशनल इनइक्वालिटी बन गई। क्या बन गई? रैशनल इनइक्वालिटी। तो अब तुम इसको वेवी कर्व लगा लोगे, इसको वेवी कर्व लगा के इक्वेशन 2 बोल देना। किया था ना आज एक ऐसा पहले इंटरसेक्शन वाला, इसको इक्वेशन 1 बोल देना। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना बेटा। दोनों सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन करना है आपको खुद से, क्योंकि ये करा चुका हूं आज मैं आपको बिल्कुल सेम सा सवाल, बस यहां -1 से 4 था। ये देखो ये किया था ना, पहले ये सॉल्व किया फिर ये किया, दोनों का लास्ट में जाके इंटरसेक्शन ले लिया। करना है आपको, वेवी कर्व का रिवीजन हो जाएगा आपका उस क्वेश्चन से। तो अगेन दिस इज योर होमवर्क, कर जरूर लेना भाई। देखो जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में करने को कह रहा हूं ये नहीं छोड़ दिया आपने भी, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं। बार बार एक ही चीज करने का समय नहीं है बेटा अपने पास, क्लास उतनी लंबी करने का कोई पॉइंट नहीं है। चाहूं तो मैं 2 घंटे की जगह 3-3, 4-4 घंटे की रिकॉर्डिंग दे दूं, बट बेटा तुम्हारे पास भी समय नहीं है उसको देखने का। मैं देने को मेरे को क्या है, मैं तो 4-4 घंटे भी पढ़ा सकता हूं, बट बच्चों आपके पास भी तो समय होना चाहिए ना देखने को। आपको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो कोशिश ये रहेगी 2 घंटे के अंदर सारी चीजें मैं आपको बताऊं और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करें। तो सर पीवाई क्यों नहीं कर रहे आज हम? बेटा देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें डायरेक्ट पीवाई क्यू बहुत ही कम आते हैं, वो इनडायरेक्टली ज्यादा काम आता है, राइट। बट फिर भी 1-2 लास्ट में कराऊंगा आपको, पीवाई क्यूज भी करेंगे, बट मेजरली पीवाई क्यूज हम बेसिक मैथ के बाद जब चैप्टर्स पे आएंगे वहां ज्यादा पीवाई क्यूज अपने होंगे। अब देखो 2 मॉड साइन दे दिए, बिल्कुल सेम कहानी पहले की तरह। 2 मॉड विद इनइक्वालिटी, पहले हमने क्या किया था? 2 मॉड विद इक्वेशन किया था, याद आ रहा है? 2 मॉड विद इक्वेशन ऐसे किया था, ये देखो ये रहा, केसेस बनाए थे। बिल्कुल वही कहानी रिपीट करूंगा। सबसे पहले सर क्रिटिकल पॉइंट, एक इसका है -3, इसका है 1, 3 पार्ट्स में नंबर लाइन डिवाइड हुई। सो केस 1 x लेस देन इक्वल टू -3, केस 2 -3 और 1 के बीच में, और केस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसे कुछ केसेस बना लिए सर, राइट। स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन। -3 से छोटा कोई x लिया, मॉड्यूलस को देखना है कैसे खुलेगा। -3 से छोटा कोई x उठा लो भाई, -100 ले लिया, तो -100 मतलब ये नेगेटिव से खुला, ये भी नेगेटिव से खुला, -3 और 1 के बीच में 0 ले लिया, वो नेगेटिव से खुला, 0 के लिए पॉजिटिव से खुला,
और ग्रेटर देन 7, राइट? ऐसा कुछ हो गया। x 1 से बड़े में 100 ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव से खुल गए। x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 7। देखिए क्या होगा, अब यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। तो -3x ग्रेटर देन 7 5 12। -3 जब डिवाइड करोगे तो नेगेटिव नंबर डिवाइड होगा, इसलिए आपका साइन ग्रेटर की जगह लेस हो गया। -3 को जब इधर से उधर ले गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट दिया। यहां से आया x लेस देन -4, x लेस देन -4 आया। यहां से क्या आएगा, ऐसे करो तो -x प्लस 1, अब 6 और 1 7 कट गए, सो x ग्रेटर देन 0 आ गया। यहां से तो x ग्रेटर देन 0 आ गया। इधर क्या आएगा, 3x माइनस 1 प्लस 6 ग्रेटर देन 7। 3x हो गया ना, x प्लस 2x, तो 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 7, 3x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 बाय 3 आ गया। अब ध्यान से सुनना भाई, इसके बाद यहां एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया। याद करो इक्वेशन में क्या करते थे, इक्वेशन में क्या करते थे सर, इसके बाद हम लोग चेक करते थे जो आंसर आया वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। कैसे चेक करते थे कि केस में लायक करना चाहिए, यानी अगर ये आंसर केस में लायक कर रहा था तो एक्सेप्ट, नहीं कर रहा था तो रिजेक्ट। केस में लायक करने का मतलब क्या क्या ढूंढ रहे थे, इंटरसेक्शन या यूनियन? इंटरसेक्शन की भाई ये जो आंसर है वो इसमें भी एंड इसमें कॉमन आ रहा है। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, यानी अगर जो कॉमन एरिया है वही आंसर में लेंगे। तो आपको क्या करना है अब, इनइक्वालिटी के केस में, इनइक्वालिटी के केस में बेटा आपने इसका और इसका लेना है इंटरसेक्शन। किसका, केस का और इसका लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना है। I1 लिख दिया मैंने, मतलब नंबर लाइन बनाओ जल्दी से। वो कह रहा है मैं -3 से लेस देन इक्वल टू हूं, और ये कह रहा है कि मैं -4 से ही छोटा हूं, तो दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एरिया हो गया -∞ से -4 ओपन। I1 की वैल्यू आ गई, राइट? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको केस के साथ जो आया उसका इंटरसेक्शन लेना है, केस के साथ इंटरसेक्शन लेना है। इसमें भी ऐसे ही करना है, ये जो लिखा है केस और ये इनका इंटरसेक्शन, तो वो कह रहा है मैं -3 से 1 हूं, वो कह रहा है मैं 0 से बड़ा हूं। ओपन ओपन, तो 0 से 1 ओपन आ गया आंसर। 0 से 1 ओपन आ गया I2 की वैल्यू, राइट? 0 से 1 ओपन। इसमें क्या होगा सर, ये कह रहा है मैं 2/3 से बड़ा हूं, ये कह रहा है मैं 2/3 से बड़ा हूं, वो कह रहा है कि मैं 1 से बड़ा हूं। तो दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए बेटा तो 1 से बड़ा, तो I3 की वैल्यू क्लोज्ड 1 से इंफिनिटी, राइट? I3 की वैल्यू क्लोज्ड 1 से इंफिनिटी। ये करना होता है आपको, इंटरसेक्शन जरूर लेने अपने अपने केसेस के साथ इनइक्वालिटी में। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है भाई, अब आपको ये करना है इनका यूनियन लेना है, क्योंकि केसेस का हमेशा यूनियन लिया जाता है। ये बात बिल्कुल याद कर लो कि भाई यूनियन कैसे लेना है, क्योंकि भाई तुम्हें याद करो जब पहले क्वेश्चन आया था तुमने आंसर क्या बोला था इसका, तुमने इसका आंसर बोला था इधर x 8/5 और x 16 दोनों सही है, मतलब आप यूनियन ले रहे हैं। और का मतलब यूनियन ले रहे हो, यानी कि फाइनल जब इनइक्वालिटी भी आई तो आपको तीनों आंसर्स का यूनियन लेना है। सो फाइनल आंसर क्या बोलोगे, -∞ से -4, यूनियन 0 से 1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। बट अब इन दोनों को तो एक साथ चिपका दो, क्योंकि ये 0 से 1, 1 से इंफिनिटी एक साथ मिलके 0 से इंफिनिटी हो जाएंगे। सो फाइनल आंसर हो जाएगा -∞ से -4 ओपन, यूनियन 0 से 1, 1 से इंफिनिटी का मतलब 0 से इंफिनिटी। ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे करना है, इस तरह से करना है आपको, केसेस बनाने हैं।
देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं करी कैलकुलेशन में मैंने। हम्म, चलिए एक और करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये चीज। चलिए एक और कर लेते हैं इस पे, राइट। मॉड एक्स प्लस टू माइनस मॉड एक्स माइनस वन, तो फिर से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं -2 और 1। तीन केसेस का बेटा क्वेश्चन है, ये मत ले लेना, इसका मत केस बना देना, क्योंकि इसमें मॉड नहीं लगा हुआ है। जिसमें मॉड लगा है बस उसी के केस बनेंगे, जिसमें मॉड लगा है उसी के केस बनाने हैं। तो जल्दी से बनाता हूं। तो पहला केस हो गया x लेस देन इक्वल टू -2, दूसरा हो गया 1 से -2, तीसरा हो गया 1 से बड़ा। जल्दी जल्दी करो बेटा, पॉज करके आप सब कर सकते हो। इसमें नेगेटिव से खुला, ये भी नेगेटिव से खुला, बाहर भी नेगेटिव था, प्लस हो गया। इसको 0 ले लो बीच में, तो प्लस से खुला। ये नेगेटिव से खुला तो बाहर प्लस हो गया। x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव से खुलेगा मतलब माइनस रह जाएगा। सॉल्व करिए जल्दी तीनों को। ये x और ये x कटा, -2 -1 -3। यहां से क्या आएगा, एक x कटा ये वाला, यहां से भी एक x कटा। केसेस के साथ इंटरसेक्शन, वो कह रहा है कि मैं -3/2 से बड़ा हूं, -2 से छोटा, तो I1 की वैल्यू तो बेटा 5 आ गई, कुछ भी नहीं आ रहा इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये कह रहा है -2 1 के बीच में, -5/2 से छोटा, फिर से 5 आ गया। तुम लोग भी ऐसे ओरली देख पा रहे हो, अच्छी बात है, नहीं तो नंबर लाइन बना बना के देख लो, शुरुआत में तुम्हें भी दिखने लग जाएगा ऐसे। फाइनली 9/2 से बड़ा, 1 से बड़ा, इनका इंटरसेक्शन कुछ दिख रहा है, ये वाला रीजन आ गया। तो I3 आ गया 9/2 से इंफिनिटी, तीनों का यूनियन लेना है। यहां से तो कुछ नहीं, यहां से कुछ नहीं, तो यही आंसर हो गया अपना फाइनल, 9/2 से इंफिनिटी। तो ये मत सोचना इतने बड़े क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो कैसे छोटा सा बना दिया ऑब्जेक्टिव में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलस के ऊपर क्वेश्चन इवन जेई एडवांस में भी पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। चलिए, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है बेटा। चलो अब इसमें एक सवाल ले लेते हैं PYQ का, एडवांस्ड सॉरी मेंस में जो पूछा गया है 2022 में। एक सवाल ले लेता हूं, ये देखिए क्या है क्वेश्चन में। -6 से 3 x है क्लोज्ड अदर देन -2 and 2, और ये एक मॉड्यूलस इनइक्वालिटी दी हुई है, ठीक है। और t जो है वो है x बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर, वो भी एक मॉड्यूलस इनइक्वालिटी दी है, राइट। तो क्लियरली दोनों मॉड्यूलस इनइक्वालिटी हैं s और t, हमें s इंटरसेक्शन t की बात करनी है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन का मिक्सचर लग रहा है, एक बार s सॉल्व करना है, एक बार t, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। आज जो सीखा वही लगेगा। तो पहले जल्दी से इसकी बात करते हैं s की। मॉड x प्लस 3 -1 अपॉन मॉड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मॉड के क्रिटिकल पॉइंट जल्दी बोलो सर। ऊपर वाले का है -3, नीचे वाले का मॉड को 0 डालना है ना, इसको 0 डालना है, मॉड x को 0, मतलब सिर्फ 0 ही हो गया। तो -3 और 0 दो क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर से सर तीन केसेस, जल्दी से बना लो, तीन केसेस बनाइए। पहला केस है -3 से छोटा, दूसरा है -3 और 0 के बीच में, और तीसरा है 0 से बड़ा। जल्दी से तीनों केसेस को सॉल्व करिए। -3 से छोटा ऊपर वाला मॉड नेगेटिव से, नीचे वाला भी मॉड नेगेटिव से, तो -x -4
अपॉन माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हो गया। माइनस माइनस काट दो ऊपर नीचे से कॉमन लेके, तो x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व लगेगा। ग्रेटर मतलब ये वाला पार्ट शेड, ये वाला पार्ट शेड हो गया, राइट। बट केस के साथ इंटरसेक्शन भी लेना है, x लेस देन इक्वल टू -3, तो -3 यहां पे कहीं होगा। इसके साथ जब इंटरसेक्शन लूंगा, अच्छा -4 पे क्लोज आएगा क्योंकि न्यूमरेटर का था, राइट। न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स क्लोज्ड होते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन दिख रहा है ये वाला। सो I1 की वैल्यू आ गई -∞ से -4, राइट। -∞ से -4 आ गई, भी I1 आया है, ठीक है जी। अब सर क्या करेंगे, I2 निकालेंगे बिल्कुल ऐसे ही। I2 के लिए बेटा अब -3 से 0, ये वाला तो पॉजिटिव से खुल जाएगा और ये वाला नेगेटिव से खुलेगा। तो ऊपर आ गया x प्लस 2, नीचे आ गया माइनस ऑफ x प्लस 2, तो कट कटा के -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉल्स, ये तो नेवर ट्रू आ गया। -1 कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता। ये केस पूरा ही रिजेक्ट हो गया। फिर x 0 से बड़ा, तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव से, नीचे वाला भी पॉजिटिव से, मॉड x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, -2 और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, और केस के साथ -2 न्यूमरेटर का है तो क्लोज्ड, 2 डिनोमिनेटर का है ओपन। केस है 0 से बड़ा, तो जब इंटरसेक्शन लूंगा 2 से इंफिनिटी, सो I3 की वैल्यू आ गई 2 से इंफिनिटी। I2 तो आया 5, I1 आया ये, तो I1 I2 I3 का यूनियन लेना होता है। तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा S की वैल्यू -∞ से -4 यूनियन ओपन 2 से इंफिनिटी। यहां -4 पे क्लोज था और 2 पे ओपन था, बेटा ध्यान रखना है। अब एक चीज और है, उन्होंने थोड़ा सा खेल और किया हुआ है। तुम्हें x बोला है कि भाई -6 से पीछे मत जाओ, -∞ तक मत जाओ और 3 से आगे मत जाओ, 3 से आगे मत जाओ। तो अब इसके साथ भी इसका इंटरसेक्शन लूंगा, तो फाइनली जो s आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करके दिया है -6 से, -∞ से शुरू होने की जगह -6 से -4 और 2 से 3 पे क्लोज्ड, क्योंकि यहां भी क्लोज था, राइट। ये हो गया, फाइनली s निकल कर आ गया। ओके ठीक है जी। अब क्या करें सर, अब t कर लेना चाहिए। अब t देखो, अभी इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। अभी तो मैं तुम्हें जो सिखाया है वो बता रहा हूं, बट एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। t में क्या है सर, ये कैसे करें, मॉड x के केस बनाए, ये भी ऐसे भी हो जाएगा। मॉड x को खोल दो, x पॉजिटिव x नेगेटिव, या शॉर्टकट इसका क्या है, एक और शॉर्टकट इस लॉन्ग मेथड में भी शॉर्टकट, x स्क्वायर को लिख लो मॉड x स्क्वायर। x स्क्वायर को लिख लिया मॉड x स्क्वायर, और अब मॉड x को मान लो t, मॉड x को मान लो t, ठीक है सर। तो अब ये क्या हो गया, t स्क्वायर -70 प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। ऐसा कुछ हो गया, ठीक है सर। अब क्या करें, ये तो बड़ी खराब सी बन गई, क्योंकि इसके कोई फैक्टर तो हो नहीं रहे यार। 9 के तो 3 और 3 6 होते हैं, 7 दिया हुआ है इन्होंने तो परेशान करने के लिए। तो माइनस भी प्लस माइनस रूट डी लगाऊं, एक तरीका तो ये लग रहा है कि यार माइनस भी प्लस माइनस रूट डी लगा सकता हूं। दूसरी चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि क्यों ना मैं इंटीजर चेक ही कर लूं, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है, z बिलोंग्स टू इंटीजर, z बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मैं क्या करता हूं, मॉड x की क्या क्या इंटीजर वैल्यू हो रही है वो चेक कर लेता हूं। मॉड x 0 कर रहा है, 9 लेस देन 0, गलत, मॉड x 0 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या मॉड x 1 कर रहा है, क्या मॉड x 1 कर रहा है, मतलब क्या t को 1 डाल, मतलब t इंटीजर है ना, ऐसे सोचो तुम, t को 0 नहीं डाल पा रहे, 1 डाल पा रहे हैं क्या, 1 डाल के लेफ्ट में आ जा रहा है 3, नेगेटिव लेस देन 0 तो नहीं आ रहा, 2 डाल के क्या हो रहा है। तो ऐसे सर कब तक डालेंगे, ये भी बात सही है यार, ऐसे कब तक डालोगे, तो फैक्टराइज ही कर लो। 7 प्लस माइनस रूट 49 माइनस 36,
13/2, ये दो फैक्टर हो गए राइट। 7 माइनस रूट 13/2 और 7 प्लस रूट 13/2, ऐसे आपके फैक्टर्स बन गए बेटा। अब प्लस माइनस प्लस कर लिया, और क्योंकि नेगेटिव है इसके बीच में एरिया शेड कर दिया। अब इनके बीच में इंटीजर ढूंढ लो, इनके बीच में इंटीजर ढूंढ लो बेटा। रूट 13 लगभग कितना होता है सर? रूट 13 होता है 3 से तो बड़ा ही होगा और 4 से छोटा होगा, तो 3.5 के आसपास है। 3.5 ले लेते हैं लगभग, रूट 13 को 3.5 ले लेता हूं, ठीक है। तो 7/3.5 ये हो गया लगभग 7 माइनस 3.5, 3.5/2, और ये हो गया 7 प्लस 3.5/2। लगभग वैल्यू चेक कर लो इनकी। बेसिकली मैं इनके बीच में इंटीजर ढूंढना चाह रहा हूं, तो इनके बीच में देखिए इंटीजर क्या आ गई। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं ताकि टाइम बच जाए, आप वैसे ही कर लीजिए। तो 3.5/2, तो ये तो हो गया 1.7 के करीब, और उसमें भी कर लो 7 प्लस 3.5। वैसे तो कैलकुलेटर की जरूरत ही क्या थी, 5.25 लगभग हो रही है वो, 5.25। तो हमारा इंटरवल लगभग ऐसा आ रहा है 1.7 से 5.25, 1.7 से 5.25, ठीक है जी। इसके बीच में रहना है अपने को, इनके बीच में इंटीजर ढूंढ लो। इनके बीच में इंटीजर सर 2 दिख रही है, एक तो 2 दिख रही है ना भाई, बिल्कुल दिख रही है सर। t इक्वल टू 2 दिख रही है, 3 दिख रही है, 4 दिख रही है, 5 दिख रही है। 2 3 4 5 t की वैल्यूज हैं। t क्या था? मॉड x था। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इतनी गंदी थी इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई। ये फैक्टर अच्छे दे देते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तो मॉड, इसकी सॉल्यूशन आ गई मॉड x इक्वल टू 2 3 4 5। तो मॉड x 2 3 4 5 है, यानी x की वैल्यू +-2 +-3 +-4 +-5। अब क्या करना है हमें? इंटरसेक्शन देखना है सर। तो अब जल्दी बताइए क्या क्या इंटरसेक्शन है। S इंटरसेक्शन T सर, S इंटरसेक्शन T में आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है क्या? नहीं, 2 पे यहां ओपन है। -2 आ रहा है? नहीं सर, इसमें है ही नहीं। 3 आ रहा है क्या? बिल्कुल 3 आ रहा है। -3 आ रहा है, इनके बीच में -3 नहीं होता। +4 नहीं आ रहा, -4 आ रहा है। +5 नहीं आ रहा, -5 आ रहा है, -5 आ रहा है। बस यही 3 इंटीजर्स आई, डी आंसर अपना हो गया, राइट। डी आंसर अपना बेटा हो गया। 3 सॉल्यूशंस हैं एस इंटरसेक्शन टी। अब तुम कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, देखो ये बात तो फैक्ट है कि 2022 में जो पेपर आया था जेईई मेन का, वो एक्सेप्शनल ईयर था। उस साल बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आए थे, और उसी की वजह से इस साल जेईई ने थोड़ा ओवर करेक्ट कर दिया है। इस साल बहुत ही इजी पेपर आ रहा है 2023 में, तो आप लोगों का बेनिफिट है इसमें। अब इसका सर शॉर्टकट क्या है आप बोल रहे थे? हाँ देखो, तो शॉर्टकट क्या है, मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली देखो क्या चलता रहता है कि यार कुछ कहीं ट्रिक लग जाए। x बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर ही आंसर आना है, तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ अगर इसमें इंटीजर ढूंढ लूं, पहले वाले में तो इंटीजर बड़ी लिमिटेड दिख रही है, देखो s तो सॉल्व कर लिया। तो मेथड 2 क्या हो सकता था? मेथड 2, इंटीजर इन s, जो s सेट था इसमें क्या क्या इंटीजर है? -6 -5 -4, -6 -5 -4, और बस 2, नहीं 2 तो ओपन है, इनफैक्ट बस 3, सिर्फ 3। तो ये 4 ही तो इंटीजर्स थी, बस ये 4 ही तो इंटीजर्स हैं s के अंदर। तो अब s इंटरसेक्शन t में इन 4 से बड़ा आंसर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरसेक्शन होता क्या है? कॉमन आंसर होता है जो दोनों में आना चाहिए। एक के पास यही 4 इंटीजर है, तो इन 4 से तो बाहर जा ही नहीं सकते, राइट। तो आपने क्या करना चाहिए था, ये 4 देखते ही ये तो समझ गया इसमें 4 ही इंटीजर है, यानी ऑप्शन सी या डी में से होगा। और अब इन चारों को क्या करना था? चेक कर लेना था बेटा दूसरे में। मतलब आपको इसमें सीधे डाल डाल के देखना था। x² - 7 mod x + 9, इसमें एक एक करके सारी इंटीजर डाल लेते। जो सेटिस्फाई करता वो कॉमन हो जाता, जो नहीं करता वो कॉमन नहीं होता, मतलब वो छोड़ देते। तो आपने कुछ नहीं करना था, चेक करना था एक बार x इक्वल टू -6 डाल के, -5 -4 और -3, जो इसको सेटिस्फाई कर जाता,
जिसमें ये चीज बेसिकली लेस देन इक्वल टू 0 आ जाती, वो अपना आंसर हो जाता। जैसे एक निकाल के दिखा देता हूं, 6 डालते तो ये होता 36 और 7 6 42 प्लस 9 36। तो ये नेगेटिव तो नहीं आ रहा, ये नेगेटिव तो नहीं आ रहा, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, राइट। इसलिए ये रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि ये हम तो क्या चाहते हैं, नेगेटिव आए आंसर। तो x इक्वल टू -6 अपना रिजेक्ट हो जाता। और क्या चेक करें, बाकी तीनों भी डाल के देख लो, सब में नेगेटिव बन जाएगा। x इक्वल टू -5 डाला तो 25, 35 प्लस 9 तो क्लियरली -1 आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी इसको सेटिस्फाई कर गया। तो ये एक्सेप्ट करोगे, ऐसे ये भी हो जाएगा, ये भी। तो ये 4 जो इंटीजर s में आ रही थी, उन चारों में से भी बस 3 ही t को सेटिस्फाई कर रही हैं। ये हो गया शॉर्टकट। तो फाइनल आंसर हो गया 3। तो कई बार ये सब ट्रिक्स भी लग जाती हैं ऑब्जेक्टिव में, तुम्हें इससे बच जाते, इस मेहनत से, इस ये जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया हुआ है इतनी गंदी क्वाड्रेटिक देके, इससे बच जाते। अच्छी दे देते तो फैक्टराइज करना तो बड़ा आसान हो जाता है, बट फैक्टर बड़े गंदे दिए यार इन्होंने। गड़बड़ ये कर दी कि कैलकुलेशन यहां कौन वहां बैठ के √13 की वैल्यूज निकालता रहेगा, राइट। ऐसे करना था। चलिए, तो आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ आ गई है। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं, ये भी होमवर्क बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। और एक PYQ भी होमवर्क दे देता हूं आपको, जो आज मैंने सारी चीजें कराई हैं उसका एक तरह से मिक्सचर है उस क्वेश्चन में। तो जैसा कि मैंने बोला, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है डायरेक्ट, बट जो भी आए हैं ये 1-2 आप उनको जरूर करिए। बाकी तो देखो, जैसे जैसे इस चैप्टर में उतनी ज्यादा हमें स्टार्टिंग में भले ही आपको टफ लग सकता है, बट धीरे धीरे जब हर जगह यही लगेगा ना, तो तुम्हें कंफर्टेबल लगने लगेगा। तो आज के लेक्चर में अगर बच्चों आपको ये लगा, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं कि सर थोड़ा जल्दी करा दिया आपने, तो बेटा देखो, पहले तो ये बात समझो कि आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि कैसे कराना है, बिकॉज मेरे को पता है कितना टाइम है और उसमें क्या चीजें करानी है। तो बेसिक मैथ में हम 2 लेक्चर दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप बहुत ज्यादा रश ना करें। लोग एक लेक्चर में खत्म करा रहे हैं क्रैश कोर्स में, बट थोड़ा टाइम मैंने दे दिया है। बट अगर दिक्कत भी आ रही है या लग रहा है अरे यार थोड़ा सा ज्यादा टफ हो गया, तो धीरे धीरे इजी लगने लगेगा, क्योंकि जब बार बार हर चैप्टर में लगाऊंगा यही कॉन्सेप्ट लगाने हैं, तो समझ आना इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग धीरे धीरे आप उसमें बेहतर होते जाएंगे, राइट। चलिए, तो ये होमवर्क में कर लीजिएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने दिए हैं, 5-6 क्वेश्चंस हो गए अपने, और एक बार क्लास के क्वेश्चंस को जरूर दोबारा करिएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, समझ आ जाए। थ्योरी रिवाइज करिएगा कल के लेक्चर से पहले, राइट। तो अब हम लोग बच्चों कल क्या करेंगे बता ही दिया, लॉगरिथम्स करेंगे। घबराना नहीं है, एक एक करके सारी चीजें आपकी खत्म करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, PYQ सारी चीजें करेंगे। तो बच्चों आई होप आप लोगों को मजा आया आज के लेक्चर में। क्विक ब्रशअप दिया मैंने आपको, जो चीज जनरली 5-6 घंटे में पढ़ाई जाती है एक नॉर्मल बैचेस में, वो मैंने 2 घंटे में कोशिश करी आपको देने की, क्योंकि टाइम बेटा बहुत कम है। अगर हम उतना लंबा लंबा समय लगाएंगे तो फिर तो ये समझ के बैठिए 5 चैप्टर भी नहीं हो पाएंगे 2 महीने में। तो इतना जितना मैं करवा रहा हूं उतना करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, राइट। चलिए, तो बताइएगा जरूर बच्चों कैसा लगा तुम्हें आज का लेक्चर, क्या आप लोगों की बात है, जो भी क्वेरीज हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हो चैट में जरूर बताइएगा। वी विल हैव अ डिस्कशन, आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स एंड गेट बैक टू यू। चलिए, तो ऑन दैट नोट बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, मिलते हैं कल।